नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े एजुकेशनल चैनल अनअकैडमी पे। ये आसमान का इशारा है कि कल का सूरज तुम्हारा है। तो खूबसूरत लाइन के साथ शुरुआत करेंगे हम आज की। हमें सरफेस केमिस्ट्री पढ़ना है। सरफेस केमिस्ट्री का जो क्लास शेड्यूल हुआ था वो इंटरनेट की खराबी की वजह से बहुत लैग हो रहा था, इसलिए वो क्लासेस मुझे रिकॉर्ड करनी पड़ी हैं और मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों के सामने इसके ला रहा हूँ। और चूंकि ये बहुत ही थ्योरेटिकल पोर्शन है और इसमें जो है इंटरेक्शंस की उतनी ज़रूरत नहीं भी है, तो इसलिए ये ठीक लगा मुझे कि मैं रिकॉर्ड कर दूं, क्योंकि इंटरनेट की बहुत प्रॉब्लम थी। एंड ऑफ द ईयर था, छुट्टियों का दिन है, इस वजह से इंटरनेट की बहुत समस्या है, इसलिए इसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आपका प्यारा सा सुंदर सा चैनल केमिस्ट्री 101, जिसपे हम लगातार काम कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं बच्चों। मैं अभिषेक मिश्रा, मास्टर्स इन केमिस्ट्री, मेंटर टू हंड्रेड्स ऑफ एस्पिरेंट्स ऑफ नीट एंड जेईई, टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन 15 इयर्स, फुल टाइम एजुकेटर के तौर पर आपके साथ लगातार काम कर रहा हूँ। और बच्चे कंसेप्चुअल अप्रोच पसंद करते हैं, जिसके साथ मैं पढ़ा रहा हूँ। लगातार बच्चों को प्यार मिलता जा रहा है, बढ़ते जा रहे हैं फॉलोअर्स और वॉच टाइम। थैंक यू वेरी मच आपको इसके लिए बच्चों। AM001 एक कोड है मेरा, जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी क्लासेस के लिए जो अनअकैडमी पर आपको किसी भी टेस्ट के लिए, किसी भी कॉन्टेस्ट के लिए आप ये अप्लाई कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, आपको 10% का इसमें डिस्काउंट मिलता है। बहुत सारे पेरेंट्स से मेरी बात होती रही, पूरे लास्ट 16 ईयर से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उस पे बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे मिलते रहे हैं, जो कि बहुत सारी बातों को लाते रहे हैं कि बच्चों के साथ क्या परेशानी होती है। तो उन सारी गार्जियंस की सारी परेशानियों का एक हल अनअकैडमी लाया है, जो कि आपके सामने मैं पॉइंट्स के फॉर्म में लिख दिया हूँ। और स्टूडेंट्स की तो बल्ले बल्ले हो गई है, और एक गोल्डन टाइम है स्टूडेंट के लिए, जो कि अनअकैडमी के थ्रू आपको मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद करिए अनअकैडमी को कि ये इस तरह की चीज़ें आपको मिल रही हैं। ये क्या मंजर होता है जब अलग अलग जो है बड़े बड़े कोचिंग के, अलग अलग कोचिंग के धुरंधर टीचर्स एक साथ आपके साथ अवेलेबल होते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे, तो क्या नज़ारा होता है आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये स्थिति होती है। और हम जो है जब प्लस का प्लस का हम वो लेते हैं, जब सब्सक्रिप्शन लेते हैं बच्चों, तो प्लस के सब्सक्रिप्शन में हमको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं। डेली लाइव क्लासेस के साथ साथ हमको लाइव टेस्ट और लाइव क्विज मिलती है, बहुत शानदार। ठीक है, लाइव टेस्ट और लाइव क्विज मिलने के साथ साथ हमको क्या मिलता है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स का वादा मिलता है, मतलब कि इधर उधर की बातें नहीं, सिर्फ टू द पॉइंट, और जो चीजें एग्जाम में आने वाली है वही चीजें। और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है हमको, किसका, रिकॉर्डेड सेशंस का और लाइव सेशंस का। ठीक है ना। अब देखिए, आपको 6 मंथ का लेना चाहिए। अब तो बार बार हम टीचर्स यही कह रहे हैं कि आपको 6 मंथ का लेना चाहिए, और फटाफट ले डालो इसको, है ना। इसको ले डालो, अब देर मत करो, कैसे भी करके 25,200 रुपए पे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, 2,500 रुपए और कम हो जाएंगे लगभग। और इसमें जो है 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेकर के लगा जबरदस्त तरीके से तैयारी कर दो, और इसको EMI में कन्वर्ट कर दो। इसको 12 EMI में कन्वर्ट, 12 EMI में आपका 2,000 रुपए लगभग लगेगा बच्चों। और जो है 2,000 रुपए से भी कम लगेगा महीने का। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरी तैयार होगी कायदे से आपकी। और 12,000 रुपए में कोई इंटरेस्ट भी नहीं, 12 महीने पे आप लेते हो तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं लगना है इसमें। ठीक है ना। तो क्रेडिट कार्ड से उसका पेमेंट करना होगा और इसको EMI में कन्वर्ट करा लो। ओके, बहुत ही आसान है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, इसको 6 मंथ का आप ले लीजिए, EMI में कन्वर्ट कर लीजिए। 12 मंथ का जो है इसमें नो कॉस्ट EMI। बाहर जाकर के पढ़ने का 2 महीने का खर्च होता है, ये 2-3 महीने का खर्च होता है ये, जो फी स्ट्रक्चर पूरे 6 महीने की है। पूरे 6 महीने में आप, और 6 महीने से ज्यादा की पढ़ाई नहीं होती बच्चे, ये जान लीजिए आप। 6 महीने में पूरी तैयारी हो जाती है अच्छे से रगड़ के। तो जो अभी भी बच्चे जो आज से शुरुआत कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी बेटर है कि आज से ये लेते हैं और रगड़ के 6 महीने तैयारी करके सिलेक्शन ले लेते हैं। ठीक है। जिन बच्चों को पर्सनल कोच की नीड है, पर्सनल कोच क्या करते हैं बताइए, वो टेस्ट की एनालिसिस करते हैं, इन डेप्थ टेस्ट एनालिसिस करते हैं, पर्सनलाइज्ड फीडबैक देते हैं इंप्रूव करने के लिए आपका टाइम मैनेजमेंट और एग्जाम अप्रोच। स्टडी को प्लान करते हैं आपके, जिससे कि आपको बाई वीकली रिव्यू मिल सके और हाईलाइट हो सके आपकी प्रोग्रेस को। तो बहुत बेहतरीन है ये, बहुत शानदार है। आपका जो आपका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन फी स्ट्रक्चर है, वो 34,200 रुपीज है 6 मंथ के लिए, जिसमें आपको 10% का लगभग 3,400 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको 3,400 का डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% का डिस्काउंट आप जब यूज करेंगे AM001 कोड। ठीक है। अनअकैडमी कॉम्बैट जो है वो एक टेस्ट सीरीज है आप लोगों के लिए, और बहुत छोटा सा टेस्ट होता है 1 घंटे का, और इंडिया का सबसे बड़ा कॉम्पिटेटिव प्लेटफॉर्म आपके लिए हो गया बच्चों। देखिए, आपका एग्जाम जब पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होना है, तो टेस्ट क्यों ना हम ऑल इंडिया लेवल पे कराएं।
ठीक है ना। तो क्वेश्चन इसमें एबीसीडी क्वेश्चंस होते हैं जो कि चैलेंजिंग क्वेश्चंस होते हैं, और ये क्यूरेट किए जाते हैं। क्यूरेट मतलब गढ़ना, गढ़ने का मतलब कि बहुत प्यार से समझ बूझ के साथ बनाते हैं, क्यूरेट करते हैं। और क्यूरेटर्स अनअकैडमी के एडुकेटर्स होते हैं जो क्यूरेट करते हैं, बहुत ही शानदार एडुकेटर्स। आपको रियल टाइम फन रैंकिंग मिलती है, तो ये सुपर फास्ट फन है, जो कि आप जैसे ही आप हर क्वेश्चन करते हो, उसके हर क्वेश्चन के बाद आपको आपके आपकी रेटिंग पता चलती है, आपको रैंक पता चलती है, आपको स्कोर पता चलता है, और एक्यूरेसी भी पता चलती है। एक्यूरेसी मतलब कितना सही कितना गलत कर रहे हो, इसके हिसाब से परसेंटेज तय होता है। और हर एक कॉन्टेस्ट के जस्ट बाद आपको डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन मिलता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, बहुत ही बेहतरीन है। क्योंकि सोल्यूशन मिल जाना भी अपने आप में बड़ी बात होती है, क्योंकि पहले के टेस्ट में एक तो रैंक पता नहीं चलती थी तुरंत कि, ठीक है, आप वेट करते थे, और तुरंत जो है ये आपको सोल्यूशन भी अवेलेबल नहीं होता था। लेकिन अब आपके सामने एक तो रियल टाइम रैंकिंग वन चल रही है, और इन डेप्थ एनालिसिस के साथ आपको सोल्यूशन भी मिल रहा है वीडियो का। देखिए, आज ये हुआ है 27 आज था ये। आज जब मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, 27 को ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज ही के दिन हमारा शेड्यूल था ये सरफेस केमिस्ट्री का क्लास, जो कि नहीं हो पाया था लाइव, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये आप लोग के ये टीचर्स जो हैं, जिन्होंने आपके लिए बहुत मेहनत किया है, और अनअकैडमी कॉम्बैट बनाया है। आपको अनअकैडमी कॉम्बैट में स्कोर, लीडर बोर्ड, रेटिंग और अवार्ड्स भी मिलते हैं। अवार्ड्स क्या है? 1 रैंक से 3 रैंक तक आपको 1 महीने का सब्सक्रिप्शन या उसी के इक्विवेलेंट अमेजोन का वाउचर, और 4 से 50 रैंक तक के लोगों को अमेजोन का 1000 रुपए का वाउचर। देखिए, क्लास 11th 12th और 13th के लिए होता है। अभी आप अगले टेस्ट के लिए आप एनरोलमेंट ले लीजिए, और एनरोलमेंट के लिए AM001 कोड बेटा इस्तेमाल करना तुम लोग, ठीक है ना। चलिए, 60 मिनट्स आपको मिलते हैं, 4 सेक्शंस होते हैं, 7+7+7+7, ये आपको 28 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन होते हैं। नीट की स्कोरिंग प्रोजेक्ट होती है आप लोगों के लिए, और सेपरेट बैचेस होते हैं इसके लिए 11th 12th और 12th पास आउट के लिए, और फोर्टनाइटली टेस्ट है, यानी हर एक अल्टरनेट संडे पर यह होता है। इसका जो सिलेबस इस बार का था वो ये था, अगली बार का सिलेबस चेंज होगा, वो बताया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। सुपर रैंकर बैच 28 दिसंबर को शुरू हो रहा है। बच्चा लोग, ये शानदार तरीके से आप लोग इसको पकड़ लीजिए और करिए। क्रैश कोर्स नीट का ये है, और बहुत बेहतरीन है, इसको जरूर करिए, ठीक है। और इसमें बहुत ही बेहतरीन टीचर आशीष दीवान, पंकज तलवार, ऋतु रतवाल, प्रदीप चितौड़ा और रोहित कुमार मैम और सर, ये लोग हैं। बहुत बेहतरीन टीचर्स हैं, एडुकेटर्स हैं, और इनका रिकॉर्ड काफी शानदार रहा है, इनका लाभ उठाइए आप लोग। उम्मीद बैच स्टार्ट होने जा रही है 3 जनवरी से। बहुत ही शानदार होने वाला है ये चीज, क्रैश कोर्स है, और बहुत ही शानदार जो एक्सपीरियंस वाले टीचर्स हैं, डॉक्टर आनंद मणि, अमन कुमार सर, और दीपक वशिष्ठ सर, और विक्रांत किरार सर। तो ये बहुत ही बेहतरीन टीचर्स हैं। डॉक्टर आनंद मणि के साथ तो मैं खुद जो है क्रैश कोर्स कर चुका हूँ ऑफलाइन क्लासेस का, तो बहुत ही बेहतरीन रहता है, बहुत ही शानदार एजुकेटर हैं, कुछ कहना ही नहीं है इनके बारे में। और इन अमन सर और दीपक वशिष्ठ सर और विक्रांत किरार सर रीनोन टीचर्स हैं, कुछ कहना नहीं है। तो बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहेगा आप लोगों का, आप लोग जरूर करिएगा इसको। डॉक्टर अनमणि, विक्रांत किरार, दीपक वशिष्ठ और अमन कुमार सिंह के ये रिकॉर्डेड, जो एक बहुत रिकॉर्ड इनका एक रहा है, और जिसका लाभ उठा सकते हैं आप लोग, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अभ्यास बैच आपका 23 दिसंबर से शुरू हो चुका है। तो ये नीट रिवीजन का एक सीरीज है, आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। अनमोल शर्मा सर, गौरव वर्मा सर, पंकज तलवार सर, और शशि प्रकाश सर। तो जिन बच्चों को इन टीचर्स के थ्रू एडुकेट होना है बेहतरीन तरीके से, वो इस पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इसमें आप लाभ ले सकते हैं इसका। एक सेकेंड, अभ्यास बैच जो है नीट 2021 का लिए, ये टीचर्स हैं आपके,
अल्फा अचीवर्स बैच जो है वो 15 दिसंबर को शुरू हो चुका था। इसमें बहुत बेहतरीन टीचर्स हैं। इसमें भी अमित गुप्ता सर, प्रतीक जैन सर, अजय कुमार मिश्रा सर, सुकरण चौधरी सर, रमेश यादव सर और संदीप नोडियाल सर। तो इनके साथ अगर आपको तैयारी करनी है तो आप ज्वाइन कर लीजिए। पहल बैच 2021 नीट 21 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। इसको कंडक्ट करने के लिए पंकज तलवार सर, प्रदीप सितौड़ा सर, आशीष दीवान सर, डॉक्टर SK सिंह सर और सौरभ शर्मा सर ने बीड़ा उठाया है। तो इनके साथ आपको अगर जुड़ना है तो आप पहल बैच ज्वाइन कर लीजिए बच्चों। चलिए, सरफेस केमिस्ट्री हमने स्टार्ट किया है। सरफेस केमिस्ट्री डील विद द स्टडी ऑफ द फेनोमेना occurring at the बाउंड्री ऑफ द टू बल्क फेजेस। ठीक है, जैसे कोई सॉलिड है, सॉलिड के ऊपर गैस, सॉलिड पर कोई लिक्विड, या कोई जैसे मान लीजिए सॉलिड और गैस के बीच में अगर कोई बात हो रही है तो सॉलिड स्लैश गैस लिखते हैं ऐसे कि इनके बीच में एडजॉर्प्शन फिनोमेना हो रहा है। तो ये बाउंड्री पर होता है, एट द बाउंड्री, ऑकरिंग एट द बाउंड्री। ठीक है, तो द बाउंड्री इज आल्सो नोन एज सरफेस और इंटरफेस। द बल्क फेजेस में बी प्योर कंपाउंड। बल्क फेजेस क्या हो सकते हैं? प्योर कंपाउंड हो सकते हैं या सॉल्यूशन हो सकते हैं। जो बल्क फेज का मतलब होता है कि जिसके ऊपर, ऑन विच, बल्क फेज का मतलब होता है बच्चे जिसके ऊपर, ऑन विच द एडजॉर्प्शन अकर्स, जिसके ऊपर एडजॉर्प्शन होगा। ठीक है, द इंटरफेस और सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ हाइफन, यानी एक हाइफन लगा देते हैं, वो इंटरफेस को बताता है, या स्लैश लगा देते हैं बिटवीन द टू जो है बल्क फेज, टू फेजेस इन्वॉल्व, जो दो फेज इन्वॉल्व होते हैं उनके बीच में हम ये स्लैश लगा देते हैं। देयर इज नो इंटरफेस बिटवीन द गैसेस एंड द मिसिबल लिक्विड्स। तो मिसिबल लिक्विड और गैसेस के बीच में कोई भी इंटरफेस नहीं होता है। द इंटरफेस इज यूजुअली अ फ्यू मॉलिक्यूल थिक। तो फ्यू मॉलिक्यूल थिक ही होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरफेस होता है थोड़ा ही थिक होता है, बट द एरिया बहुत बड़ा होता है। द एरिया ऑफ इंटरफेस डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द बल्क फेजेस। तो साइज पे डिपेंड करता है। जैसे अगर आप कोई चीज ग्रेन्युलर ले रहे हो, तो उसकी साइज जो है, सरफेस एरिया उसका बढ़ जाता है। यही चीज अगर आप सॉलिड फॉर्म में ले लोगे, इसी को अगर सॉलिड ले लोगे, सपोज करो एक सॉलिड फॉर्म में आपने ले लिया, तो इसका जो है सरफेस एरिया कम हो जाएगा। इसका सरफेस एरिया कम है और इसी को तोड़ दो, क्रश कर दो, तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो ग्रेन्युलर फॉर्म में सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, द इंपॉर्टेंट फिनोमेना विच टेक प्लेस एट द इंटरफेस, जो भी इंटरफेस पे फिनोमेना होते हैं उनमें कौन कौन सी फिनोमेना होती हैं? डिसोल्यूशन होती है इंटरफेस पर, क्रिस्टलाइजेशन होती है, कोरोजन भी इंटरफेस पे होती है, हेट्रोजीनस कैटालिसिस जो होती है वो इंटरफेस पे होती है, और इलेक्ट्रोड प्रोसेस, जो हम इलेक्ट्रोड डालते हैं और उस पर इलेक्ट्रोड पर हम अलग अलग हम रिएक्शंस कराते हैं, याद है ना? कैथोड एंड एट एनोड एट कैथोड रिएक्शंस करते हैं, तो वो भी क्या होती है? सरफेस पर ही होती है। द फिनोमेना हैज important the phenomena has important application in industry, analytical chemistry and in our daily lives में भी सरफेस केमिस्ट्री का बहुत योगदान है। एडजॉर्प्शन क्या होता है समझेंगे। एडजॉर्प्शन डेफिनेशन देखिए एडजॉर्प्शन का, द फिनोमेना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग। देखो ध्यान से समझना, अट्रैक्टिंग और रिटेनिंग, अट्रैक्ट करना एंड रिटेन करना, यही सब लाइन से क्वेश्चंस बनेंगे, यही सब लाइन से क्वेश्चंस बनते हैं। द फिनोमेना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग, बैठा लेना, उनको अट्रैक्ट करना और अपने ऊपर अपने सरफेस पे बैठा लेना। तो एनी सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ अनदर सरफेस, ध्यान से, द फिनोमेना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग एनी सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस को अट्रैक्ट करके और रिटेन करना कहां पर? ऑन द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। इट इज अ सरफेस फिनोमेना, ये सरफेस फिनोमेना है क्योंकि सरफेस पे होता है, जबकि एब्जॉर्प्शन जो होता है बच्चों वो बल्क फिनोमेना है, वो अंदर चला जाता है। ठीक है, वो अंदर चला जाता है। जैसे कि अगर आप एक कोई चौक का टुकड़ा ले लो, चौक, तो चौक का टुकड़ा इंक में डुबो दो, एक चौक लेकर के इंक में डुबो दो, ठीक ना? एक आप चौक लीजिए और उसको ब्लू इंक में डुबो दीजिए, तो क्या होगा देखेंगे। ये जो आप मान लीजिए आपने ये ब्लू इंक है, इसमें आपने चौक ले लिया, चौक में येलो कलर की चौक ले रहा हूं, ठीक है, और इसको इसमें डिप कर देते हैं। ठीक है, जब डिप कर देंगे तो आपको क्या दिखाई देगा?
ये पूरा चौक जो है वो ब्लूइश हो जाएगा, वो पूरा चौक जो है बच्चों वो ब्लूइश हो जाएगा। ठीक है, ये ब्लू इंक था आपका, ये ब्लू इंक था और इसको आपने डुबो दिया तो पूरा चौक जो है आपका ये ब्लूइश हो गया। ठीक है, लेकिन ये तो हो गया ऐसे पूरा ब्लू हो गया, लेकिन इसको ब्रेक कर दो, तोड़ो इसको, इसको तोड़ो आप। ठीक है, तो तोड़ने पर क्या होगा, जब इसको आप ब्रेक करते हो तो इसको जो सरफेस जो आपको दिखेगा ऐसे, और वो जो है ब्लू कलर जो है वो ऊपर दिखाई देगा, लेकिन अंदर जब आप सरफेस को ओपन करेंगे तो सरफेस आपको, देखिए ये ऊपर का सरफेस है, ये आपने तोड़ दिया ऐसे, और एक टुकड़ा मान लीजिए ये है आपका, ये दो टुकड़े में आपने तोड़ दिया। ठीक है, दो टुकड़े में आपने तोड़ दिया, तो ये आपको ऐसे बाउंड्री के अंदर, ये चीज समझिएगा ध्यान से। तो जो हमारा ब्लू है, जो ब्लू कलर है वो सरफेस पे दिखाई देगा, वो सरफेस पे दिखाई देगा, ब्लू कलर आपका सरफेस पे दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन आपको अंदर जो है वो वेटनेस दिखाई देगी, वेटनेस तक गीलापन, आपको अंदर जो है उसकी वेटनेस दिखाई देगी, यानी येलो, मान लो इसको मैं येलो से दिखा रहा हूं, आपको अंदर जो है वो वेटनेस दिखाई देगी, ये कंडीशन है। तो इस कंडीशन को हम कैसे समझेंगे, तो एक्चुअली जो होता है, जो जो हमारा इंक होता है वो एडजॉर्ब हो गया, और जो पानी था उसमें द पिगमेंट the pigment is adsorbed over the surface, the pigment is adsorbed over the surface, and the water the water water वो क्या हुआ, वो एब्जॉर्ब हो गया। तो एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में डिफरेंस था, एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में डिफरेंस है। ठीक है ना, तो वाटर इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड एंड द पिगमेंट इज बीइंग एडजॉर्ब्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा इसको ध्यान से। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम उस चीज को समझ सकते थे कि किस तरह से हमने क्या किया, ये चौक था, चौक को उसमें डिप किया, ये क्या है, चौक है, इसको डिप किया, इसको ब्रेक किया, ये है आपका वाटर, ये है ब्लू पिगमेंट। ब्लू पिगमेंट जो है वो एडजॉर्ब्ड है, और वाटर जो है वो एब्जॉर्ब्ड है, वो बल्क में चला गया, वो बल्क फेनोमेना है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन इज बल्क फेनोमेना और एडजॉर्प्शन इज सरफेस फेनोमेना। समझ में आ गई बात। the substance which the substance on which adsorption takes place is called adsorbent, और जो जिस सरफेस का हो रहा है उसको एडजॉर्बेट कहते हैं, एडजॉर्बेट। ठीक है, तो एडजॉर्बेट which the substance which is being adsorbed, जो एडजॉर्ब हो रहा है और जो एडजॉर्ब कर रहा है उसको एडजॉर्बेंट कहते हैं, जो एडजॉर्ब कर रहा है उसको हम लोग एडजॉर्बेंट कहते हैं। तो सब्सटेंस ऑन विच एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट। जैसे सिलिका जेल, कैल्शियम कार्बोनेट, चारकोल, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक्टिवेटेड एल्यूमिना एटसेट्रा आर इंपॉर्टेंट एडजॉर्बेंट, ये लोग एडजॉर्ब करते हैं। फाइनली
finely divided solids have large surface area and show the uh, adsorbent property of adsorption to a large extent. ये गलत है, थोड़ा सा गलत छप गया है, इसको मैं काट देता हूँ। एंड सो द प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉर्प्शन टू ए लार्ज एक्सटेंट तक ये प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉर्प्शन दिखाते हैं बच्चों। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि मैंने बताया कि आपको क्रश कर दिए, किसी चीज को क्रश करके ग्रेनुलर बना लो तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। इसीलिए सरफेस एरिया कोई चीज का बढ़ाना है तो उसको हम क्या करते हैं, ग्राइंड कर देते हैं, ठीक है उसका। तो कोई अगर हमारा एक मानो टुकड़ा है, एक टुकड़ा है ऐसे, एक टुकड़ा है और इसको हम क्या किए, ग्राइंड कर दिए, ग्राइंडिंग, और ये ऐसे टुकड़ा ऐसे 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 ग्रैन्युलर फॉर्म में आ गया, तो इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। आप खुद सोचो, अगर इसको हम एक ऐसे इसको 4 छोटे छोटे क्यूब्स में बांट दें तो ये मैथमेटिक्स लगाओगे तो भी जो है आपको सरफेस एरिया ज्यादा मिलेगा। अगर इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें ऐसे क्यूब में ही, तो आप देखेंगे कि इसका ये सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। ये जो मैथमेटिक्स भी लगा लोगे इसमें, क्योंकि अंदर वाले सरफेस भी एक्सपोज हो रहे हैं, इसलिए अंदर वाले सरफेस भी एक्सपोज हो रहे हैं, इससे सरफेस एरिया बढ़ रहा है। तो सरफेस एरिया आप काउंट कर सकते हैं, इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं, वो बढ़ जाता है। तो चारकोल, सिलिका जेल, एल्यूमिनियम जेल, क्ले आर पोरस। और पोरस जो होते हैं जिसमें जो छेद वाले होते हैं, जैसे स्पंज में होते हैं। चारकोल जो होता है, सिलिका जेल होता है, एल्यूमिना जेल बहुत पोरस होता है, अंदर अंदर उसमें जा सकती है एयर। तो पोरस होते हैं तो अंदर अंदर एयर जाती है, तो ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ गया है ना। कोई चीज अगर क्या है, पोरस है, इसका मतलब अंदर के सरफेस एरिया में भी आप घुस रहे हो, और वो भी क्या है, जैसे मान लो कोई जगह है, कोई अगर एक गुफा टाइप की कोई जगह मान लो, सपोज करो, सपोज कीजिए कोई ऐसे है, ये है कोई जगह, मान लीजिए ये ऐसे कोई सॉलिड चीज है, ठीक है, ये बिल्कुल सॉलिड है, तो सरफेस एरिया इसका नाप लोगे ऊपर से। अब क्या करो, इसके अंदर अंदर छेद बना दो, होल कर दो, तो इसके अंदर वाली सरफेस भी तो एक्सपोज हो गए। आपने क्या किया, यहाँ से छेद करना शुरू किया, ऐसे 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 घुमाते हुए, फिर यहाँ से फिर यहाँ आते हुए, फिर यहाँ से यहाँ आते हुए, फिर इधर से इधर आते हुए, फिर इधर से इधर आते हुए, ऐसे सपोज को ऐसे इस तरह से गए। तो ये जो अंदर का सरफेस एरिया जो होल है, वो क्या किया, उसने सरफेस को, अंदर के सरफेस को भी एक्सपोज कर दिया, तो उतना सारा सरफेस एरिया बढ़ गया। हो सकता है अंदर का सरफेस एरिया कई गुना ज्यादा हो बाहर के सरफेस एरिया से, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना चाहिए कि पोरस जो होते हैं, जो पोर्स वाले होते हैं, वो जो होते हैं सरफेस एरिया को, वो बहुत गुड, देयरफॉर दे आर गुड एडजॉर्बेंट। तो जो पोरस सबस्टेंस होते हैं वो गुड एडजॉर्बेंट क्यों होते हैं, ये समझिए। चारकोल, सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल, क्ले एटसेट्रा आर पोरस एंड हैव लार्ज सरफेस एरिया, देयरफॉर दे आर गुड एडजॉर्बेंट्स। ध्यान रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक्सप्लेनेशन इसका हम करेंगे क्या, जो हमारा एडजॉर्प्शन फिनोमेना है उसका एक्सप्लेनेशन समझिए। देखो होता क्या है, सरफेस फिनोमेना है, जब कोई चीज जो है इसके अंदर, ये देखो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, इसके चारों तरफ अट्रैक्शन हो रहा है, तो नेट अट्रैक्शन इस पर क्या है, 0 है। और कोई सरफेस पर है तो जो बाहर तो कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं, तो अंदर वाले मॉलिक्यूल खींचेंगे इसको, तो ये नेट अट्रैक्शन नीचे की ओर जो है ये फील करेगा। तो यहाँ पर जो आएगा, इस जगह पर कोई आएगा, उसको एक नेट अट्रैक्शन मिलेगा। सपोज करो यहाँ पे कोई एयर आ रहा है या कोई ऐसा पार्टिकल आ रहा है, तो उसको अट्रैक्ट करेगा। तो मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस एक्सपीरियंस अ नेट इनवर्ड फोर्स। तो इन द इंटीरियर ऑफ अ लिक्विड और सॉलिड, ध्यान से, इन द इंटीरियर ऑफ ए लिक्विड और सॉलिड, molecule experience attraction on all sides, but molecules at the surface have neighboring molecules only below on the sides and on the sides, ठीक ना। देखो तो यहाँ पर नीचे और बगल में, साइड्स पर, तो इधर और इधर, यानी जो सरफेस पर मॉलिक्यूल है उसके साइड में और नीचे की ओर ही केवल मॉलिक्यूल होते हैं जो उसको अट्रैक्शन जो है उसको दे सकते हैं, ठीक है। तो देयर आर नो मॉलिक्यूल्स एबव द सरफेस, और सरफेस पर कुछ नहीं है। Therefore, molecules at the surface experience a net attraction downwards and move towards the interior, और नीचे की ओर जाते हैं, ठीक है। इसीलिए जो पानी का जो तल होता है वो कैसा होता है, ऐसे थोड़ा सा जो है कर्वी होता है, ठीक ना। जो फिजिक्स में पढ़ते हो आप, द अट्रैक्टिव फोर्स आर मोर प्रिडोमिनेंट इन द बल्ब रादर देन द सरफेस। सरफेस पे जो सरफेस की जो, अब देखो एक होता है सरफेस टेंशन होता है, तो ये जो दो फोर्स है, ये सरफेस टेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सरफेस टेंशन और जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो ज्यादा है, इसलिए पानी का जो तल होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, कनकेविटी टाइप का होता है, कनकेव होता है, ओके।
चलिए, डिसऑर्प्शन क्या होता है ये समझिए। डिसऑर्प्शन जो होता है बच्चों, एडजॉर्प्शन का उल्टा, रिमूवल ऑफ एडजॉर्ब मटेरियल फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड, फ्रॉम द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट इज कॉल्ड डिसऑर्प्शन। डिसऑर्प्शन इज द रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन। तो डिसऑर्प्शन जो है बच्चों रिवर्स है। जैसे कोई चीज अगर मान लीजिए एडजॉर्ब कर गई है, आप किसी कई तरीके हो सकते हैं, आप हीट कर दीजिए, तो अगर कोई गैस एडजॉर्ब हुई है तो हीट करेंगे तो वो निकल जाएगी सारी गैस, तो वो क्या होता है, डिसऑर्प्शन। और सॉर्प्शन क्या होता है, सॉर्प्शन जो होता है बच्चे, व्हेन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, इट इज कॉल्ड सॉर्प्शन। अब देखो इसका क्या वो है, सिग्निफिकेंस है, और समझेंगे कैसे। जैसे कोई कॉटन है, कॉटन मान लो ले तो कोई कॉटन, और कॉटन जो है ऐसे मान लो कॉटन है, और उसको किसी इंक, मान लो कहीं इंक गिर गई होती है, तो उसको आप सुखा लेते हो, तो आप देखेंगे कि कॉटन के एकदम सरफेस पर भी बूंदे दिखाई जाती हैं, बूंदे ऐसे ऐसे बूंदे दिखाई देती हैं सरफेस पे ऐसे, और पूरा ये सरफेस पे, और अंदर भी जो है ये ब्लूइश आता है। तो अंदर जो हो गया है वो क्या है, वो है एडजॉर्प्शन, और जो सरफेस पे बूंदे पड़ी हुई हैं वो क्या है, जॉर्प्शन, वो है एडजॉर्प्शन। तो इस फिनोमेना को बोलते हैं सॉर्प्शन। तो सॉर्प्शन क्या होता है, जिसको एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन साइमल्टेनियसली अगर हो रहा है तो उसको बोलते हैं सॉर्प्शन। ये ध्यान रहे, ठीक है। चलिए, कंपैरिजन ऑफ एडजॉर्प्शन एंड सॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस समझिएगा। एब्जॉर्प्शन ये ए डी है और ये ए बी है ना, एडी और ए बी। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, तो एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में बेसिक डिफरेंस समझते हैं बच्चों हम लोग। देखिए, इट इज ए सरफेस फिनोमेना, ये सरफेस फिनोमेना है। एडजॉर्प्शन अकर्स ओनली एट द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट, और ये क्या है, इट अकर्स थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मटेरियल, इट इज अ बल्क फिनोमेना। कौन, एब्जॉर्प्शन। इसमें देखो कंसंट्रेशन जो है एडजॉर्बेट, ध्यान से समझिएगा, जो एडजॉर्ब हो रहा है, जो एडजॉर्बेट का कंसंट्रेशन एट द सरफेस पर ज्यादा होता है और बल्क में बहुत कम होता है। तो द कंसंट्रेशन ऑफ द एडजॉर्बेट एट द सरफेस एंड इन द बल्क इज डिफरेंट। द कंसंट्रेशन इज थ्रू आउट द सेम, यानी एब्जॉर्प्शन में कंसंट्रेशन पूरा थ्रू आउट सेम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम लोग क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। तो concentration of the adsorbate at the surface and in the bulk is different. The concentration is same throughout. Rate of adsorption is initially high. अब यहाँ पे रेट की बात भी हम लोग करेंगे और आगे और पढ़ेंगे। तो कह रहा है रेट ऑफ, जो हमारा रेट होता है एडजॉर्प्शन का, वो इनिशियली हाई होता है, फिर डिक्रीज करता है, देन डिक्रीज टिल इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन्ड। तो बाद में घटते रहता है और इक्विलिब्रियम। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन रिमेन सेम थ्रू आउट द प्रोसेस। ये घटता बढ़ता नहीं है, एक ही रेट से जब तक प्रोसेस होगा तब तक होता रहे, ठीक है ना। और ये सरफेस फिनोमेना है और ये बल्क फिनोमेना है बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो डिफरेंसेस हैं ये मैंने आपको लिखवाए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एडजॉर्प्शन इन एक्शन। ध्यान से समझिएगा, बहुत इससे क्वेश्चन पूछे आते हैं। व्हेन गैसेस लाइक O2, अगर हमारा ऑक्सीजन है, H2 है, हाइड्रोजन है, Cl2 है, CO है, अमोनिया है, CO2 गैस है, एटसेट्रा, आर टेकन इन अ क्लोज्ड वेसल, इनको क्लोज वेसल में ले लीजिए, ठीक है, इन अ क्लोज वेसल। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, नहीं तो मैं सारा जो है कलर ही कर दूंगा, तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट चीज होगी उसी को हम लोग लगाएंगे। आर टेकन इन द क्लोज वेसल कंटेनिंग पाउडर्ड चारकोल। क्या लिया गया है हम लोग, पाउडर्ड चारकोल। हम क्लोज वेसल में कर रहे हैं और पाउडर्ड चारकोल ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बच्चों, हम लोग पाउडर्ड चारकोल ले रहे हैं। तो पाउडर्ड चारकोल का क्या सिग्निफिकेंस है, क्योंकि वो सरफेस एरिया बढ़ा देगा और अच्छा एडजॉर्बेंट भी है, ठीक ना। लेकिन सबके लिए होता है कि नहीं होता है, देखेंगे। इट इज फाउंड दैट प्रेशर, जैसे हमने ये गैसेस लिए थे, इस तरह की गैस, मान लो इस तरह की कोई गैस लिए हो, आपने ले लिया और देखा कि प्रेशर जो है वो क्या हो रहा है, घट गया। ये ऐसा क्यों होता है, गैसेस जो है वो एडजॉर्ब हो गई सरफेस ऑफ द चारकोल पे। और प्रेशर किसकी वजह से होता है, आप जानते हैं, गैसेस की वजह से होता है। तो गैसेस जो उसके अंदर थी, गैसेस जो उसके अंदर थी वो कहाँ जाके बैठ गई, वो उसके सरफेस पे जाके बैठ गई। मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, इधर देखिए, मैं आपको यहाँ पे इसका आपको नजारा दिखाता हूँ। ये मान लीजिए क्लोज वेसल है, इसमें आपने कुछ गैस डाले हुए थे, वो गैस रैंडम अपना, और आपने इस पे बैरोमीटर ला के इसको प्रेशर भी इसका चेक कर लिया था, ठीक। प्रेशर कुछ था इसका, इसका कुछ प्रेशर अपना रहा होगा, ठीक। सपोज कीजिए ऐसा रहा था प्रेशर इसका।
अब आपने क्या किया, इसमें चारकोल, अब इसमें चारकोल रख दिया आपने, इसमें आपने चारकोल रख दिया और भी पाउडर चारकोल रख दिया, क्रश किया हुआ, ये आपने इसमें चारकोल रख दिया। अब क्या हुआ कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स थे गैस के, वो क्या किए, जा करके इस पे एडजॉर्ब हो गए। मॉलिक्यूल क्या हुआ बच्चे, एडजॉर्ब हो गए। तो अगर मैं रेड से बनाता हूं मॉलिक्यूल्स को, तो मॉलिक्यूल्स हमारे ये हैं, सपोज करो मैं रेड से ही बना देता हूं इनको, हमारे जो गैसियस मॉलिक्यूल्स थे उनको मैं रेड से दिखा रहा हूं। तो मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो गए, तो अब सरफेस अब जो है यहाँ पर कम हो गया, हमारे पास जो गैस मॉलिक्यूल्स थे वो कम हो गए, तो अब प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्रेशर इधर जो है कम हो गया, कम डिफरेंस हो गया। इधर का आर्म जो है, जो लेफ्ट का आर्म बहुत नीचे गया था, अब लेफ्ट का आर्म थोड़ा सा ऊपर आ गया, ये हो गया, ठीक, इस तरह से हो गया। तो प्रेशर जो है कम हुआ, तो प्रेशर डिक्रीज्ड। ये क्या थे, यहां पे रखा गया क्या हमारा, चारकोल, ठीक, और ये हमारे गैसेस, गैसेस। तो यही बात बता रहे हैं यहाँ पे, तो गैस एडजॉर्ब होते हैं और सरफेस और प्रेशर कम हो जाता है। तो ये एक फेनोमेना है जिसको हम लोग को स्टडी करते हैं और ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा है मिथाइलिन ब्लू, ये डाई है, ऑर्गेनिक डाई है, आप जानते हैं मिथाइलिन ब्लू को, जो बायो वाले बच्चे होंगे और अच्छे से जानते होंगे। मिथाइलिन एक ऑर्गेनिक डाई है, इट्स सोल्यूशन इज ब्लू। व्हेन एनिमल चारकोल, जब एनिमल चारकोल लेते हैं, व्हेन एनिमल चारकोल इज एडेड in the blue solution, it is observed that the filtrate becomes colorless। यानी वो सारा जो ब्लू मिथाइलिन ब्लू था वो चारकोल, एनिमल चारकोल ने क्या किया, एडजॉर्ब कर लिया। इट इज बिकॉज द ऑर्गेनिक डाई गेट्स एडजॉर्ब ऑन द सर्फेस ऑफ द एनिमल चारकोल। तो बहुत ही शानदार बात है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्वस सोल्यूशन ऑफ रॉ शुगर इज डार्क कलर्ड, ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा भी है, और क्योंकि मैं बहुत छोटा था तभी देखा था, मिथाइल ब्लू का तो प्रैक्टिकल किया है और भी प्रैक्टिकल किए हुए हैं, लेकिन जो है रॉ शुगर वाला जो बात थी वो बहुत बचपन में ही, छोटा था मैं तभी देखा था। तो वो बड़ा सा एक फैक्ट्री थी जहाँ पे मिश्री बनती थी और वहां पर रॉ शुगर को पहले क्या करते थे, उसको गर्म करते थे खूब, तो वो ब्राउनिश कलर का होता था। फिर बाद में उसमें एक पाउडर डालते थे जिससे कि फिर वो कुछ जो है वो एक लेदर टाइप का आता था, उसको छान के निकाल लेते थे। बाद में वही जो फिल्ट्रेट होता था उसको फिर वो क्रिस्टलाइजेशन के लिए छोड़ते थे और वो एकदम व्हाइट व्हाइट बिल्कुल क्रिस्टल मिश्री की 3-4 दिन 5 दिन बाद वो क्रिस्टलाइज होकर निकलती थी। बहुत अच्छा लगता था देख करके हम लोगों को। तो व्हेन दिस डार्क सॉल्यूशन इज पास्ड ओवर बेड्स ऑफ एनिमल चारकोल, solution become colorless, it is because the coloring material get absorbed by the animal charcoal। और फिर वो चारकोल जो पाउडर डालते हैं, एनिमल चारकोल डालते हैं, उसमें ऐसे पाउडर को छीट देते थे ऐसे बड़े से कढ़ाई में, और फिर उसको जो है छान करके वो एब्जॉर्ब कर लेता था और थोड़ा सा ऊपर ऊपर तैरने लगता था, जैसे जैसे दूध की मलाई होती है उस तरह से वो तैरने लगता था, और उसको छान करके निकाल लेते थे, और छान कर निकाल देते थे, फिर वो एक जो है वो क्लियर सोल्यूशन बनता था, ठीक है। द एयर बिकम्स ड्राई इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल, हम अपने वॉशरूम वगैरह में सिलिका जेल रखते हैं जिससे कि अंदर वॉशरूम के डैम्पनेस ना हो पाए, और जो है वहां पे जो है, जो कि वहां पे पानी का काम होता है, नहाते धोते हैं हम लोग हैं, तो उस समय क्या होता है, पूरी जो वुडन आर्टिकल्स होते हैं वो खराब होने का भी खतरा होता है, इसलिए वॉशरूम में लोग नमक रखते हैं। तो लोग कहते हैं कि ये वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छा है नमक रखना, तो एक्चुअली वास्तु यही है कि वो साइंटिफिकली वास्तु है। और वो क्या करता है, नमक भी क्या होता है, हाइड्रो आका, वो पानी को डेलिक्वेशन होता है ना, वो पानी को जो है वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो वो जो है पानी को एब्जॉर्ब करता है, तो हमारे जो वेपर्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर देता है। तो आप सिलिका जेल रखते हैं, तो सिलिका जेल आजकल मार्केट में मिलते भी हैं, आप ला करके उसको रख दीजिए, तो वो क्या करते हैं, जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और हम जो कोई चीज खरीदने आते हैं, कोई लेदर का सामान, लेदर का बैग या शूज वगैरह खरीदते हैं,
कुछ ऐसी, या फिर किसी किसी आप उसमें देखेंगे जो हमारे जो मेडिसिन आते हैं उसमें भी पैकेट्स में रखे होते हैं सिलिका जेल्स, ठीक है, तो वो एडजॉर्ब कर लेता है वाटर मॉलिक्यूल को, ठीक है। अब आता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एडजॉर्प्शन। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एडजॉर्प्शन ये क्या है भाई, ये क्या बात आ गई। देखो पॉजिटिव होता है जब कंसंट्रेशन जो एडजॉर्बेट का है वो सरफेस पे ज्यादा हो, बल्क में कम। नेगेटिव का होता है जब सरफेस में कम हो और अंदर ज्यादा हो, उल्टा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझना ध्यान से। इन पॉजिटिव एडजॉर्प्शन concentration of the adsorbate on the surface of the adsorbent is greater than concentration in the bulk। और negative adsorption क्या होता है, the concentration of the adsorbate of the adsorbate is less on the surface than in the bulk। तो negative adsorption occurs in case of solutions, ठीक है। तो negative adsorption जो है वो सरफेस में कम होता है और अंदर बल्क में ज्यादा होता है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, बस ऐसे ही ध्यान रखना कि पॉजिटिव और नेगेटिव एडजॉर्प्शन होता क्या है। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन आएंगे। टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन देखिए, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन दो विशेष प्रकार के होते हैं जिन पे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो एडजॉर्प्शन इज ऑफ टू टाइप्स, एक होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन या फिजिकल एडजॉर्प्शन बोलते हैं या फिजिजॉर्प्शन बोलते हैं, इसी को हम फिजियोजॉर्प्शन या फिजियोजॉर्प्शन बोलते हैं, फिजिजॉर्प्शन, ठीक है ना। और एक होता है केमिकल एडजॉर्प्शन या इसको केमिजॉर्प्शन बोलते हैं, केमिजॉर्प्शन। तो दिस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फोर्सेस। तो किस पर बेस्ड है ये, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट, यानी एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है उस पर ये डिपेंड करता है, उस पर ये बेस्ड होता है, ठीक है बच्चों। फिजिकल एडजॉर्प्शन या फिजिजॉर्प्शन में देखो, ये फिजिजॉर्प्शन मैंने यहाँ पे लिखा है, वो पीछे स्पेलिंग थोड़ी गलत थी। तो फिजिजॉर्प्शन या फिजिकल एडजॉर्प्शन, देखो इन दिस फिजिकल में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन इसमें क्या होता है, एडजॉर्बेट इज हेल्ड ऑन द सरफेस बाय वीक वान डेर वाल फोर्स, यानी कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनता फिजिकली, बस वो क्या है वीक वान डेर वाल फोर्स से अट्रैक्टेड है, कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनता। और जो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है वो बहुत कम होता है, अबाउट 40 किलो जूल पर मोल के बराबर होता है लगभग, ठीक है ना। और इसमें जो है इस प्रोसेस में चूंकि कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है तो कोई एक्टिवेशन एनर्जी भी नहीं होती है, एक्टिवेशन एनर्जी लगभग 0 ही होती है। और फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है वो हर एक गैस और सॉलिड के बीच में हो सकता है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक नहीं है, स्पेसिफिक कब होता है, अगर कोई अगर केमिकल बॉन्ड बन रहा होता है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा था तो उसको स्पेसिफिक कहते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं होता, कोई भी गैस जो है किसी भी सॉलिड पर एडजॉर्ब हो सकती है, ठीक है ना। चलिए इसको पढ़ते हैं। इन दिस टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन एडजॉर्बेट इज हेल्ड ऑन द सरफेस बाय, सबसे इंपॉर्टेंट, वीक वान डेर वाल फोर्सेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई केमिकल बॉन्ड नहीं, नो केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनता, ठीक है ना। देयरफॉर हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इज लो, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन क्योंकि हल्का सा अट्रैक्शन है तो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होती है, बहुत कम होती है, 40 किलो जूल पर मोल, बहुत कम है। द प्रोसेस हैज लो एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि कोई केमिकल बॉन्ड बन ही नहीं रहा है, तो लो एक्टिवेशन एनर्जी का तो यह ऑलमोस्ट 0 होता है। फिजिकल एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस बिटवीन एवरी गैस एंड सॉलिड, thus it is not specific in nature, it is a reversible and fast process, reversible भी होता है और fast भी होता है, ठीक है। जैसे अगर हीट कर दो तो सारा गैस उड़ जाएगा। फिजिजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स इंक्रीजेस, ध्यान से, इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रेशर, यानी प्रेशर बढ़ाओगे तो इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उड़ जाएंगे सारी चीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो ये भाग समझिएगा ध्यान से। फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है या फिजिजॉर्प्शन क्या होता है, इसमें कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनती, इसलिए जो अट्रैक्शन से ये नया जो इंटरेक्शन हो रहा है, हम लोग जानते हैं ना कि जब स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन होता है तो क्या होते हैं, एनर्जी रिलीज होती है, वो एक्सोथर्मिक होता है। तो यहाँ पर भी पहले की तुलना में मान लो कोई गैस है, गैस जाकर के किसी सरफेस से बैठ जा रही है तो इंटरेक्शन तो हुआ लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि केमिकल बॉन्ड में होता है। तो यहाँ पर जाके बस सिर्फ वन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जाके के चिपक गया गैस उस पर, ठीक है, और चिपक गया, और वो क्या है, वो आपका रिवर्सिबल भी है, जैसे उसको आप हीट कर दोगे तो गैस उड़ भी जाएगी। तो उसमें चूंकि कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहा है इसलिए बहुत ज्यादा हीट रिलीज नहीं होती है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी की हमको आवश्यकता भी नहीं है,
कि एक्टिवेशन एनर्जी जानते हो ना, किसी रिएक्शन को शुरू करने के लिए जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी स्टार्टिंग में देनी पड़ती है वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है। और वो चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, उसको वो चाहिए ही चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए ही चाहिए होती है। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? किसी रिएक्शन को शुरू करने के लिए आवश्यक मिनिमम ऊर्जा, मिनिमम एनर्जी जो चाहिए होती है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, देखो लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर फेवर्स डिसॉर्प्शन। अगर आप प्रेशर लो है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर फेवर्स डिसऑर्प्शन। डिसऑर्प्शन को फेवर करता है, यानी अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे और प्रेशर कम कर दोगे तो उड़ जाएगी गैसेस। एडजॉर्प्शन इज जनरली, ध्यान से, एडजॉर्प्शन इज जनरली एक्सोथर्मिक वाइल डिसऑर्प्शन इज एंडोथर्मिक। डिसऑर्प्शन को अगर हीट देना पड़ता है, हीट दोगे तो वो चीजें निकल जाएंगी, इसका मतलब डिसऑर्प्शन जो है वो क्या है? एंडोथर्मिक है। फिजिकल एडजॉर्प्शन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर मतलब एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, इसको थोड़ा समझाना जरूरी है, क्योंकि केबीज ऑप्शन वो यूनिमॉलिक्यूलर लेयर होता है, केबीज ऑप्शन जो होता है वो यूनिमॉलिक्यूलर होता है। ठीक है, ये ध्यान रहे, ये बात ध्यान रहे बच्चों। देखो जैसे मान लो कोई सरफेस है, तो मल्टी मॉलिक्यूलर मतलब कि एक मॉलिक्यूल के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे पे चौथा, इस तरह से वो, ये मान लो सरफेस है जिस पर हमारा एडजॉर्प्शन हो रहा है। तो जो हमारा जो भी चीज एडजॉर्ब हो रही होगी, जो भी चीज एडजॉर्ब हो रही है उसके, सपोज करो एक लेयर हमारा ये आ गया, पहला लेयर आया, ठीक है, पहला लेयर आया ये चीज, उसके बाद से फिर दूसरा लेयर इसके ऊपर चढ़ेगा, दूसरा लेयर भी इसके ऊपर आएगा, फिर तीसरा लेयर इसके ऊपर आएगा। ऐसे लेयर के ऊपर लेयर जो है वो स्टैक होते जाएंगे, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर, मल्टी मॉलिक्यूलर बोलते हैं इसको, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स। और इसको हम वांडर वाल एडजॉर्प्शन भी कहते हैं। और जब प्रेशर बढ़ाते हो, एक्चुअली प्रेशर बढ़ाओगे, हाई प्रेशर करोगे तो एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर चिपकते चल जाएगा। आप जानते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये बात साबित करता है कि एडजॉर्प्शन जो है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि देखो व्हाट इज डेल्टा एस? डेल्टा एस जो है वो एंट्रोपी में चेंज होता है, ध्यान समझिएगा। डेल्टा एस क्या होता है? चेंज इन एंट्रोपी, यानी डेल्टा एस इक्वल टू हम S2 माइनस S1 कहते हैं। और एंट्रोपी क्या होती है? डिग्री ऑफ रैंडमनेस, यानी रैंडमनेस की डिग्री हम जिसमें नापते हैं उसको हम एंट्रोपी वर्ड से संबोधित, यानी उसको हम बताते हैं। ठीक है, कि एंट्रोपी इसकी है। तो जब पहले तो गैस था वो उड़ रहा था हवा में, अब आपने क्या किया? एक सरफेस पर बैठा दिया इसको, यानी एंट्रोपी कम हो गई। तो डेल्टा हमारा S2 इज स्मॉलर देन S1, S2 इज स्मॉलर देन S1, तो डेल्टा S इज इक्वल टू नेगेटिव, ये नेगेटिव आएगा। और किसी भी स्पॉन्टेनियस, फॉर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉर एनी स्पॉन्टेनियस मतलब कि जो कि अपने आप हो सके, या थोड़ा ऐसा प्रोसेस जो अपने आप होता हो, या थोड़ा सा ट्रिगर कर दे, थोड़ा सा स्टार्ट कर दे और अपने आप फिर होता चला जाए, उसको स्पॉन्टेनियस कहते हैं। तो फॉर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव, डेल्टा जी नेगेटिव ही होता है। तो खुद सोचो आप, अगर हमारा डेल्टा जी को नेगेटिव चाहिए हमें, टू गेट डेल्टा जी नेगेटिव, क्या है हमारे पास? वी हैव, तो हमारा डेल्टा एस, तो हमारा डेल्टा एस क्या है? डेल्टा एस इज नेगेटिव, क्योंकि एडजॉर्प्शन हो रहा है ना। तो हमारे डेल्टा एच को क्या है? डेल्टा एच को हाईली नेगेटिव होना पड़ेगा। डेल्टा एच शुड बी हाईली नेगेटिव, हाईली नेगेटिव, तब जाकर के ये पूरा नेट नेगेटिव आएगा। आप करके देख सकते हो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच और माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, तो डेल्टा एस अगर नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव के पॉजिटिव हो गया, ये पूरा टर्म पॉजिटिव हो गया, है ना। और पूरा टर्म अगर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पूरा टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको बहुत ज्यादा नेगेटिव होना पड़ेगा, इनसे ज्यादा नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, है ना।
तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये पूरा टर्म अगर पॉजिटिव हो गया यानी माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये भी अगर प्लस होगा तो प्लस प्लस मिलकर प्लस ही तो देगा, यानी एंडोथर्मिक ये डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आ जाएगा। तो डेल्टा एच जो होता है, और हम जानते हैं कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो डेल्टा एच क्या है, निगेटिव है, यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो हमारा जो एडजॉर्प्शन है इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिजॉर्प्शन, फिजिजॉर्प्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी मतलब कोई भी गिवन एडजॉर्बेंट डज नॉट शो एनी प्रेफरेंस फॉर पर्टिकुलर गैस, यानी किसी पर्टिकुलर गैस के लिए कोई प्रेफरेंस नहीं दिखाता, क्योंकि वंडरवॉल फोर्स सबके लिए बराबर है, सबके लिए सेम है, वंडरवॉल किसी में कोई भेद नहीं करता, वंडरवॉल सबके बीच में होता है। तो वंडरवॉल जो है यूनिवर्सल फोर्स ऑफ यूनिवर्सल। तो फिजिज ऑप्शन जो होते हैं वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं। तो ये बात हो गई कि फिजिज ऑप्शन होते हैं वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं, लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, ध्यान से, एडजॉर्बेट मतलब जो एडजॉर्ब हो रहा है, इन जनरल इजिली लिक्विफेबल गैसेज, ऐसी गैसेज जो आसानी से लिक्विफाई हो जाए, आसानी से क्या हो जाए, गैस से लिक्विड बन जाए। वो क्या होंगी भाई, जो आसानी से गैस से लिक्विड बन जाती है तो थोड़ा सा प्रेशर लगाओगे वो आराम से क्या होंगी, वो एडजॉर्ब हो जाएंगी, ठीक है। दैट इज विथ हायर क्रिटिकल टेम्परेचर। हायर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर वो होता है कि जो जिस टेम्परेचर के ऊपर अगर टेम्परेचर है तो आप कितना भी प्रेशर लगा करके उसको आप क्या कर सकते हो, उसको लिक्विफाई नहीं कर सकते हो। व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर above which we cannot liquefy any gas by applying any amount of pressure। तो अगर हाई क्रिटिकल टेम्परेचर है इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर रेंज ज्यादा है, यानी ज्यादा टेम्परेचर पर भी आप उसको क्या कर सकते हो, लिक्विफाई कर सकते हो। ये हायर क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया कि ज्यादा टेम्परेचर पर भी इसको आप लिक्विफाई कर सकते हो। अगर किसी चीज का क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता तो यानी उस टेम्परेचर के ऊपर अगर टेम्परेचर है, सपोज करो किसी का क्रिटिकल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो आप 1 डिग्री सेल्सियस पर भी 1 डिग्री सेल्सियस पर कितना भी प्रेशर लगा लोगे उसको आप लिक्विफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो किसी का क्रिटिकल टेम्परेचर अगर बहुत कम है, इसका मतलब उसके ऊपर सपोज करो उसका किसी का क्रिटिकल टेम्परेचर अगर 5 डिग्री सेल्सियस है, तो रूम टेम्परेचर पे तुम कभी उसको जो है उसको लिक्विफाई नहीं कर पाओगे, रूम टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो आपको टेम्परेचर पहले उस लेवल तक लाना पड़ेगा, उसके क्रिटिकल टेम्परेचर तक लाना पड़ेगा या उससे कम करना पड़ेगा, तब आप प्रेशर लगा करके क्या करोगे, उसको लिक्विफाई करोगे। तो किसी का टेम्परेचर अगर क्रिटिकल टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस है, तो 20 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है, बहुत अच्छा हो गया। तो हाई टेम्परेचर यानी 19 डिग्री सेल्सियस पर भी तुम क्या कर सकते हो, उसको लिक्विफाई कर सकते हो, 20 पर भी लिक्विफाई कर सकते हो, 18 पे भी लिक्विफाई कर सकते हो, यानी अच्छा खासा आपको मौका मिल गया। तो क्रिटिकल टेम्परेचर तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा वो आसानी से लिक्विफाई होंगी और इजिली वो एडजॉर्ब भी होंगी। इट इज बिकॉज वन ऑल फोर्स आर स्ट्रॉन्गर नियर द क्रिटिकल टेम्परेचर। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं। देखिए आप लोगों के नोट्स तो मैं बना ही दिया हूं, तो उस पर अंडरलाइन भी कर दे रहा हूं। तो फिजिक्स ऑप्शन जो है वो स्पेसिफिक नहीं होते हैं, नॉन स्पेसिफिक होते हैं। और जो इजिली लिक्विफेबल जो गैसेस होती हैं, हायर क्रिटिकल टेम्परेचर वाले गैस होती हैं, वो रेडली एडजॉर्ब होती हैं, क्योंकि वांडर वाल फोर्स स्ट्रॉन्गर होता है नियर द क्रिटिकल टेम्परेचर। तो इसमें रीजन भी दिया जाता है आपके आंसर्स में, इसलिए ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब देखिए फिजिकल एडजॉर्प्शन, फिजिक्स ऑप्शन जो होता है वो रिवर्सिबल इन नेचर होता है, यानी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अगर मान लो सॉलिड जो है गैस, सॉलिड पे गैस एडजॉर्ब हुआ है, तो गैस और सॉलिड का यहाँ पे क्या बन गया, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट का यहाँ पे रिलेशन बन गया और हीट निकल गई। लेकिन आप क्या कर देंगे, अगर हीट फिर से दे देंगे तो फिर से जो है क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। तो फिजिकल ऑप्शन यानी फिजिकल एडजॉर्प्शन ऑफ गैस बाय सॉलिड इज जनरली रिवर्सिबल। फिजिकल एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस, ध्यान से, फिजिकल एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द प्रेशर एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर। सही बात है, इट इज इन अकॉर्डेंस टू द ली चैटलियर प्रिंसिपल। क्यों बोलते हैं ऐसे, देखिए, क्योंकि जब वो एडजॉर्ब होता है तो टेम्परेचर निकलता, रिलीज करता है, टेम्परेचर रिलीज करता है। तो मैंने बताया था कि जो टेम्परेचर, जो आग उगल रहा हो उसको आग दोगे, जो आग उगल रहा हो यानी जो हीट निकाल रहा हो, उगल रहा हो, उसको, और उसको हीट मत दो, उसको उसका हीट खत्म कर दो। चलो, तो जो चीज वो उगल रहा है, कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट उगलता है तो उसको हीट नहीं देना है, उसको ठंडा करना है, राइट। तो लिटरेचर पर यही कह रहे हैं, ओके। अच्छा, तो सरफेस एरिया बढ़ाते हो तो क्या होता है, ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट ग्रेटर इज द एडजॉर्प्शन। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा एडजॉर्प्शन उतना अच्छा होगा। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन,
एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज क्वाइट लो, क्योंकि वीक वन डावर फोर्सेस होते हैं, इसलिए हीट जो एसोसिएटेड होता है वो बहुत कम होता है। तो एक एक जनरल अट्रैक्शन है, वीक वन डावर फोर्सेस है, बहुत कम अट्रैक्शन होता है, बहुत कम फोर्स है, 40 किलो जूल पर मोल के बराबर होता है, इसलिए वो उतना हीट निकलता नहीं है। तो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन भी कम होती है किसमें, फ्रिजिज ऑप्शन में। केमिज ऑप्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन या केमिज ऑप्शन और लैंग-म्यूर एडजॉर्प्शन। मैं 1 मिनट का आपको ब्रेक दे रहा हूं, वॉशरूम से आ रहा हूं, तब तक इसको आप पढ़िए। केमिकल एडजॉर्प्शन या केमिज ऑप्शन और लैंग-म्यूर एडजॉर्प्शन।
सॉरी बच्चों, केमिकल एड्जॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन या लैंग-म्यूर एड्जॉर्प्शन, ये समझिए। इसमें ये फिजिजॉर्प्शन से अलग है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। इसमें बहुत स्पेशल बातें हैं। इन दिस टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन the adsorbate is held on the surface by forces similar to that of a chemical. ये बात इंपॉर्टेंट है। एंड सरफेस कंपाउंड इज फॉर्म, तो केमिकल बॉन्ड बनता है, सरफेस पर एक कंपाउंड बनता है। अभी तक ऐसी बात नहीं थी, ठीक है। तो यानी जो एड्जॉर्बेट है वो एड्जॉर्बेंट के सरफेस पर एक कंपाउंड बना देता है, सरफेस कंपाउंड बोलते हैं। और हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन हाई होता है, अबाउट 400 किलोजूल पर मोल होता है, क्योंकि वहां पे केमिकल बॉन्ड बन रहा है, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बनता है। न्यू सरफेस कंपाउंड इज फॉर्म, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द प्रोसेस इज हाई एंड केमिकल एडजॉर्प्शन डज नॉट टेक प्लेस बिटवीन एवरी गैस एंड सॉलिड, यानी स्पेसिफिक होते हैं, दस इट इज स्पेसिफिक इन नेचर एंड इरिवर्सिबल होते हैं और स्लो प्रोसेस होता है। बहुत शानदार बात, बहुत शानदार बात, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है। केमिजॉर्प्शन, जो केमिजॉर्प्शन होता है, इंक्रीजेज इनिशियली विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड देन डिक्रीजेस। देखो बहुत हाई टेम्परेचर है, तो अभी आप कह रहे हैं कि सर अभी मैंने बोला था कि जो हीट उगल रहा हो इसको हीट मत दो, तो यहाँ पे कैसे हो रहा है, केमिजॉर्प्शन इंक्रीजेज इनिशियली विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड देन डिक्रीजेस। यानी ग्राफ अगर देखा जाए तो पहले इंक्रीज होगा और तब डिक्रीज करेगा, ठीक है। ये कैसा ग्राफ हो गया, ऐसा ग्राफ होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि केमिकल बॉन्ड बन रहा है, इसलिए इसको कुछ एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, और उस एक्टिवेशन एनर्जी के लिए वो बढ़ता है थोड़ा सा, क्योंकि शुरू में उसको एनर्जी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी उसको चाहिए। केमिकल बॉन्ड चूंकि बनना है इसलिए उसको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। अगर नहीं बनता केमिकल बॉन्ड तो उसको एक्टिवेशन एनर्जी उसको जरूरत नहीं होती, लेकिन यहां पर इसको एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जबकि फिजिक्स ऑप्शन में क्या था, फिजिक्स ऑप्शन में ग्राफ ऐसा होता, ठीक है। फिजिक्स ऑप्शन में टेम्परेचर पहले अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते तो वो घट जाता है ना, घटता, और हमेशा ही घटता, राइट। तो इसको मैं मिटा दूं। तो टेम्परेचर जो है, आप जब फिजिक्स ऑप्शन में क्या करते, टेम्परेचर बढ़ाते तो गिरता, घटता तो वो घटता, ओके। लेकिन यहाँ पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, तो क्यों होता है, बिकॉज केमिज ऑप्शन में जो होता है, केमिज ऑप्शन requires some activation energy like most of the other actions. Chemis option results in the formation of chemis option. ये ऑप्शन काट दो, ये ऑप्शन काटिए, यहां पर भी ये ऑप्शन काटिए, ठीक। तो केमिज ऑप्शन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनिमॉलिक्यूलर लेयर, यही हमने डिस्कस किया था कि इसमें यूनिमॉलिक्यूलर लेयर बनती है, जबकि फिजिक्स ऑप्शन में कई लेयर बनती है। उसका कारण क्या है कि एक बार जब केमिकल बॉन्ड बन जाएगा तो दूसरा केमिकल बॉन्ड बनाने की जगह ही नहीं, ठीक है। तो इसकी वजह यही है बच्चों कि एक बार जब केमिकल बॉन्ड बन गया तो फिर जगह खत्म हो गई। तो यूनिमॉलिक्यूलर लेयर किससे बनता है, बिकॉज वंस the valency satisfied by the chemical bond formation, no other reaction can occur. कोई और रिएक्शन अकर नहीं करेगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिजॉर्प्शन, केमिजॉर्प्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए। हाई स्पेसिफिसिटी, हाई स्पेसिफिसिटी। केमिजॉर्प्शन अकर्स ओनली व्हेन देयर इज
पॉसिबिलिटी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन द एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात। यानी एक केमिकल बॉन्ड बनना जरूरी है। अगर केमिकल बॉन्ड बनने का वो नहीं है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो नहीं बनेगा। तो वहां पे तो केमिज ऑप्शन अकर्स व्हेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, है ना, बिटवीन द एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन द एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गेट्स एडजॉर्ब्ड on metal by virtue of oxidation formation, oxide formation, and hydrogen is adsorbed by transition metal due to हाइड्राइड फॉर्मेशन। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है वो एडजॉर्ब होता है, हाइड्राइड फॉर्मेशन कर लेता है ट्रांजिशन मेटल के थ्रू, और ऑक्सीजन जो है जो मेटल्स पे एडजॉर्ब होती है क्योंकि वहां पे ऑक्साइड लेयर बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इरिवर्सिबिलिटी, जबकि हमारा वो क्या था, रिवर्सिबल था। कौन, हमारा फिजिक्स ऑप्शन जो था बच्चे वो रिवर्सिबल था। एज केमिज ऑप्शन इन्वॉल्व्स कंपाउंड फॉर्मेशन, it is usually irreversible. It is an exothermic process. The activation energy of reaction is high. Therefore, Kemi's option is very low at low temperature. ठीक है। It increases with the increase in temperature. Physics option may change into Kemi's option at high temperature. Usually high pressure favors Kemi's option. ठीक है, समझिएगा। केमिज ऑप्शन पे हाई प्रेशर पे केमिज ऑप्शन होता है। एज केमिज ऑप्शन इन्वॉल्व कंपाउंड फॉर्मेशन, इट इज यूजुअली इरिवर्सिबल। इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्योंकि हीट निकलता है। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज हाई क्योंकि केमिकल बॉन्ड बनता है। देयरफॉर केमिज ऑप्शन इज स्लो एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पर स्लो होगा। इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन राइजिंग टेम्परेचर। बता चुका हूं इसको। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पहले बढ़ता फिर घटता है, ये भी बात समझना। बाद में घटने लगता है क्योंकि बाद में जब रिएक्शन शुरू हो जाएगा, वंस द रिएक्शन स्टार्ट, जब हमारा एडजॉर्प्शन शुरू हो गया तो खुद ही इतना हीट रिलीज कर रहा है कि अब आपको और हीट देने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसको थोड़ा ठंडा कीजिए जैसे कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, ली चैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ठीक है। फिजिक्स ऑप्शन में चेंज इनटू केमिज ऑप्शन एट हाई टेम्परेचर। फिजिक्स ऑप्शन जो है वो में चेंज इनटू केमिज ऑप्शन एट हाई टेम्परेचर। तो फिजिक्स ऑप्शन क्योंकि हाई टेम्परेचर पर फिर केमिकल बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा ना, इसीलिए फिजिक्स ऑप्शन केमिज ऑप्शन में बदल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिजिक्स में चेंज इनटू केमिज ऑप्शन एट हाई टेम्परेचर। तो बिकॉज यूजुअली हाई प्रेशर फेवर्स केमिज ऑप्शन। देखो फिजिक्स ऑप्शन अगर आप कर रहे हो, फिजिक्स ऑप्शन है, तो अगर हाई टेम्परेचर कर दिए, टेम्परेचर बढ़ा दिए, टेम्परेचर जो है हाई टेम्परेचर कर दिए, तो फिर केमिकल बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में स्टार्ट, बॉन्ड फॉर्मेशन में स्टार्ट। इसलिए क्या होगा, जब केमिकल बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा तो ये केमिज ऑप्शन के लिए बात हो जाएगी। केमिज ऑप्शन, ठीक है, ये बात। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिज ऑप्शन की बात था। फिजिक्स ऑप्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स को एक बार समझ लेते हैं लाइन से, पॉइंट वाइज समझ लेते हैं बच्चों, देखिए ध्यान से। Adsorbate is held by weak van der Waals forces. Enthalpy of adsorption is low, about 40 kJ per mole. No new compound is formed. Process is not specific. Process is reversible. यानी हीट दोगे, नॉन स्पेसिफिक का मतलब कि किसी पर्टिकुलर गैस के साथ ही केवल रिएक्ट नहीं करेगा। मैं ये काम फिजिक्स ऑप्शन होगा, हर गैस सॉलिड पर एडजॉर्ब हो जाएगी। प्रोसेस इज रिवर्सिबल, यानी हीट करोगे तो वापस से निकल जाएगी। फॉर्म मल्टीमॉलिक्यूलर, यानी एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर होता है, क्योंकि केमिकल बॉन्ड नहीं बनता है, सिर्फ van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर भी van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बैठ सकती है। एडजॉर्प्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ली चैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो क्या होंगे, वो छोड़ देंगे, क्योंकि वो क्या है, केमिकल बॉन्ड नहीं बनी हुई है, कोई सरफेस कंपाउंड नहीं बना हुआ है, सिर्फ वीक van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। टेम्परेचर बढ़ाया तो वो बॉन्ड टूट गया और वो उड़ गए। नो न्यू केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, इट्स एक्टिवेशन एनर्जी इज स्मॉल, क्योंकि नया बॉन्ड, क्योंकि केमिकल बॉन्ड नहीं बनता, इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी इसकी क्या है, बहुत कम है। मोर इजिली लिक्विफेबल गैसेस एंड मोर सॉल्युबल गैसेस एडजॉर्ब मोर। जो गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता है, यानी आसानी से लिक्विफाई हो सकती हैं, उनका फिजिक्स ऑप्शन बहुत अच्छे से होता है, इजिली होता है। ठीक है,
केमिजॉर्प्शन समझिए, एडजॉर्प्शन इज हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग फोर्सेस सिमिलर टू दैट ऑफ द केमिकल बॉन्ड। एडजॉर्प्शन, यहाँ पे जो केमिजॉर्प्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं सिमिलर टू दैट ऑफ केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड की तरह से ही बॉन्डेड होते हैं। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज हाई अबाउट 400 किलोजूल पर मोल। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन जो होता है वो बहुत हाई होता है, लगभग 400 किलोजूल पर मोल के हिसाब से बराबर होता है। सरफेस कंपाउंड बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट, सरफेस कंपाउंड इज फॉर्म, प्रोसेस इज स्पेसिफिक, यानी जिसके इसके बीच में केमिकल बॉन्ड नहीं बन सकता उनके बीच में नहीं होगा केमिजॉर्प्शन, उन्हीं के बीच में हो सकता है जहां पर क्या हो, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो। प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, मतलब कि एक बार अगर वो बॉन्ड बन गया तो थोड़ा सा टेम्परेचर देने पर निकलेगा नहीं, वो छूटेगा नहीं। इट फॉर्म्स यूनिमॉलिक्यूलर लेयर, एक ही मॉलिक्यूल लेयर, एक ही मॉलिक्यूल की लेयर बनती है, क्योंकि एक बार क्या होता है, एक बार केमिकल बॉन्ड बन गया सरफेस पे तो उसके ऊपर केमिकल बॉन्ड अब नहीं बन सकता क्योंकि वैलेंसी खत्म हो चुकी है, इसलिए यूनिमॉलिक्यूलर लेयर ही बनती है, जबकि फिजिजॉर्प्शन में मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनती है। इट फर्स्ट इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, क्योंकि केमिकल रिएक्शन होने के लिए थोड़ी एनर्जी चाहिए होती है पहले स्टार्टिंग में, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी तो चाहिए ना, उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी को मिल जाएगा, वो मीट कर जाएगा, उसके बाद से वो खुद ही हीट रिलीज करना शुरू कर देगा। वो खुद ही जब हीट रिलीज करना शुरू कर देगा तब जो है वो उसको जरूरत नहीं रहेगी टेम्परेचर की। तो पहले क्या होता है, टेम्परेचर देना पड़ता है तो बढ़ता है हमारा, फिर जो है बढ़ने, फिर रिएक्शन शुरू होता है, उसके बाद से फिर ये टेम्परेचर बढ़ाने पर वो कम। तो इधर टेम्परेचर है, मान लो इधर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और इधर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ये केमिजॉर्प्शन है, ठीक है, केमिजॉर्प्शन। तो पहले टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ रहा है, फिर एक एक्टिवेशन एनर्जी उसको मिल गई, ये एक्टिवेशन एनर्जी मिल गई इसको, और उसके बाद से फिर जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो घटना शुरू हो जाएगा, यानी अब वो नहीं होगा, उस रेट से नहीं होगा, क्योंकि लीड सेटलर प्रिंसिपल वहां पे वर्क करना शुरू कर देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। तो इट फर्स्ट इंक्रीजेस विद टेम्परेचर एंड देन डिक्रीजेस, अ न्यू सरफेस कंपाउंड इज फॉर्म, यानी सरफेस के ऊपर जो है केमिकल बॉन्ड बनता है तो न्यू सरफेस कंपाउंड बनता है, एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है। केमिजॉर्प्शन अकर्स ओनली फॉर दोज गैसेस विच फॉर्म सरफेस कंपाउंड, यानी जो रिएक्ट करके सरफेस कंपाउंड बना सकते हैं वही सिर्फ वहां पर क्या करेंगे, केमिजॉर्प्शन करेंगे। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस एंड केमिजॉर्प्शन। फिजिजॉर्प्शन में तो लिक्विफैक्शन में था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे, तो ध्यान रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द लिक्विफैक्शन यानी क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द गैसेस एंड केमिजॉर्प्शन, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक। फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस बाय सॉलिड्स, फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस बाय सॉलिड्स, यानी सॉलिड के ऊपर जो हम गैस को एडजॉर्ब कराते हैं उसके फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं, ये हम पढ़ेंगे इस पॉइंट में, ठीक है बच्चों, इस पॉइंट पे ये पढ़ेंगे। तो मैं थोड़ा कलर करने का शौकीन हूं तो कलर कर दिया हूं, ठीक है। तो नेचर ऑफ द सॉलिड एडजॉर्बेंट, पहला पॉइंट क्या है कि जो सॉलिड एडजॉर्बेंट है यानी जिस पर हमको एडजॉर्ब करना है उसके नेचर पर भी हमारा जो एडजॉर्प्शन है वो इफेक्ट करता है। तो पहला ही पॉइंट हमारा हो गया क्या, नेचर ऑफ द सॉलिड एडजॉर्बेंट। अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस डिफरेंट सॉलिड एडजॉर्ब द सेम गैस, different solid absorb the same gas to different extents under identical conditions, यानी एक ही टेम्परेचर और प्रेशर पर। सिलिका जेल एब्जॉर्ब, ध्यान से, सिलिका जेल एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड इज यूज्ड फॉर ड्राइंग मॉइस्ट एयर, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल्स लाइक दिस निकल एंड कोबाल्ट एब्जॉर्ब्स हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एटसेट्रा। चारकोल एब्जॉर्ब्स पॉल्यूटिंग गैसेस प्रेजेंट इन एयर। देखो जो हम अब आजकल तो दिल्ली में इतना पॉल्यूशन होता ही है, तो यहाँ पर जो है चारकोल वाले जो है मास्क ज्यादा मिलते हैं, और खास करके जब ज्यादा पॉइजनस गैसेस आती हैं तब। और जो हमारे फायर ब्रिगेड वाले होते हैं वो भी जो लगा के जाते हैं मास्क, उसमें भी चारकोल होता है, क्योंकि अंदर जो है बहुत पॉइजनस गैसेस भी बनती रहती हैं जहाँ पे आग लगती है, तो उसमें चारकोल डाल देते हैं। और हमारा जो मास्क बन के आ रहा है आजकल तो उसमें भी चारकोल लगा होता है, अंदर चारकोल भरा होता है, जिससे कि जो कोई पॉइजनस गैस हो तो वो उसको एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। तो ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वो हाइड्रोजन गैस हो गया, N2 गैस हो गया, O2 गैस हो गया, CO हो गया, इसको एब्जॉर्ब करते हैं।
चारकोल जो है वो पॉल्यूटिंग गैसेस को यानी पॉइजनस गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है, जबकि सिलिका जेल की बात की जाए तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और ड्राई करने का काम करता है। कोई भी नमी, जहां पे भी नमी होती है, जहां पे डैम्पनेस का खतरा होता है, वहां पर हम सिलिका जेल रखते हैं, जिससे कि नमी को वो एब्जॉर्ब कर ले और हमारा बच जाए, हमारे वुडन आर्टिकल्स वगैरह बच जाए, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या है, नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट जैसा होगा वो इस तरह का गैस को एब्जॉर्ब करेगा। सरफेस एरिया, आप ये चीज पहले से जान रहे हैं, ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज्यादा एड्जॉर्प्शन होगा, एड्जॉर्प्शन जो है ज्यादा से ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, ग्रेटर इज द एड्जॉर्प्शन ऑफ द गैस, जितना ज्यादा होगा उतना सरफेस एरिया उतना ज्यादा एड्जॉर्प्शन होगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझो, फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स होते हैं वो ज्यादा सरफेस एरिया होते हैं और ज्यादा एब्जॉर्बिंग पावर होता है। तो मैंने इसको पहले बताया कि किसी चीज को क्रश कर दो तो ज्यादा वो सरफेस एरिया बढ़ जाती है और ज्यादा फिर वो जो है क्या होता है, टेस्टी भी हो जाता है ना। इसीलिए हम लोग क्रश करके खाते हैं, इससे सरफेस एरिया बढ़ जाती है और ज्यादा ही उस पर ज्यादा सलाइवा उस पर लग पाता है और ज्यादा रिएक्शन हो पाता है हमारे माउथ में ही। ये भी सब आप जो हमारा स्टमक जो है उसको हम कहते हैं ग्राइंडर है, वो ग्राइंड करता है जिससे कि और वो फाइन फाइन टुकड़े में टूट जाए हमारा जो फूड मटेरियल है, जिससे कि उस पर हमारे एंजाइम्स का असर और अच्छे से हो सके, गैस्ट्रिक जो जूसेस होते हैं उनका असर और अच्छे से हो सके। तो ये सब हम एंजाइमेटिक एक्शन भी पढ़ने वाले हैं बच्चों। बहुत ही शानदार चैप्टर है, मजा आने वाला चैप्टर है, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, जिसको आप अगर इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो मजा आएगा। तो फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स हैव ग्रेटर सरफेस एरिया एंड देयरफॉर हैव लार्ज एडजॉर्बिंग पावर। टुकड़े टुकड़े में तोड़ देते हो कोई चीज को तो उसका सरफेस एरिया, क्योंकि ये देखो अंदर से भी एक्सपोज हो गया ना। मान लो कोई चीज क्या था, कोई एक मान लो कि एक मिट्टी का टुकड़ा ले लो, मिट्टी का एक ले लो टुकड़ा, ठीक है। तो उसका सरफेस एरिया देखो क्या क्या है, देख लो। अब तो तोड़ोगे तुम तो अंदर वाले जो छुपे हुए सरफेस एरिया थे वो भी एक्सपोज हो गया ना, है ना। ऐसे सपोज करो, ऐसे मैं बना रहा हूँ, अंदर वाले छुपे हुए भी जो सरफेस थे वो भी तो एक्सपोज आते हैं बच्चों, इसीलिए तो सरफेस एरिया बढ़ जाती है। ये आपका एक सॉलिड है, मान लीजिए ये आपका सॉलिड है। अब अंदर का बल्क तो हमको दिख नहीं रहा है, अंदर का बल्क हमको दिख नहीं रहा है, ये सॉलिड का सरफेस है। अब इसको हमने क्या किया, ऐसे हमने काट दिया, मान लो ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया तो देखो यहाँ पे कैसे होगा, एक टुकड़ा ऐसे हो गया, एक टुकड़ा हमको ऐसे मिल गया इसका। अब ये वाला सरफेस जो है जो पहले एक्सपोज नहीं था, अब ये एक्सपोज हो गया और एक टुकड़ा जो हमको मिल गया वो ये हो गया। इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, इसका सरफेस ये एक्सपोज हो गया। तो काट दिए ऐसे ही। आप जो मक्खन लाते हो, ब्रेड मक्खन लगाते हो, जो बटर लाते हो, उसको काटते हो तो अंदर के सरफेस भी एक्सपोज आते हैं, करके देख सकते हो इस तरह से, ठीक है ना। तो ये एक दो तो सरफेस बढ़ जाता है, तो ऐसे बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ोगे तो उतना सरफेस एरिया बढ़ता चला जाएगा। तो फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स हैव ग्रेटर सरफेस एरिया एंड देयरफॉर हैव लार्ज एब्जॉर्बिंग पावर। ज्यादा एब्जॉर्बिंग पावर होता है क्योंकि इनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। सिलिका जेल, चारकोल एटसेट्रा हैव लार्ज सरफेस एरिया ड्यू टू देयर पोरस स्ट्रक्चर। एक तो क्रश करके सरफेस एरिया बढ़ा दिए, फाइनली डिवाइडेड कर लिए, ऊपर से पोरस, ये पोरस जो होते हैं वो और होते हैं जिसमें छेद हो, जिसके अंदर जो है गैस एंटर कर सके, क्योंकि उसी की बात ही हम लोग कर रहे हैं। देयरफॉर दीज आर एक्सीलेंट एडजॉर्बेंट्स, जिसके अंदर छेद हो, पोरस हो। द पोर्स शुड बी लार्ज इनफ, हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है। अब पोर्स जो है इतने बड़े हो कम से कम कि उसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल जा सके और निकल सके। अगर इतने छोटे होंगे कि उसमें जा ही ना सके तो गैस जाएगी नहीं, और इतने छोटे अगर है गैस चली गई अंदर कंपाउंड, अब कुछ कोई दूसरी गैस बन के निकल रही है तो उसके लिए जगह हो निकलने के लिए। तो गैस शुड बी, द पोर्स शुड बी लार्ज इनफ टू अलाउ द गैस मॉलिक्यूल टू एंटर देम। स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होता है, इट इज द सरफेस एरिया इन स्क्वायर मीटर्स ऑफ 1 ग्राम ऑफ द एडजॉर्बेंट इन पाउडर और पोरस फॉर्म। देखो बेटा ये एक अलग पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होता है, ये पूछा गया है, व्हाट इज स्पेसिफिक सरफेस एरिया। तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है, इट इज द सरफेस एरिया इन स्क्वायर मीटर्स ऑफ 1 ग्राम of the adsorbent in powder form
और पोरस फॉर्म। यानी बहुत इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन होगा। अगर एग्जाम में पूछ देगा, छोटा सा एक भी चीज गलत कर देगा, कम कर देगा, तो वो आपका आंसर नहीं होगा। ठीक ना बच्चों? तो सरफेस एरिया किसमें? इट इज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पूछा है तो कौन सा सरफेस एरिया? इन स्क्वायर मीटर्स ऑफ 1 ग्राम ऑफ द एडजॉर्बेंट इन पाउडर और पोरस फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। नेचर ऑफ द गैस बीइंग एडजॉर्ब्ड ऑन द सॉलिड। तो हमारा पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था नेचर द सॉलिड एडजॉर्बेंट। दूसरा था सरफेस एरिया। तीसरा क्या हमारा है? नेचर ऑफ द गैस एडजॉर्ब बीइंग एडजॉर्ब, जो गैस एडजॉर्ब हो रही है। नेचर ऑफ द गैस बीइंग एडजॉर्ब ऑन द सॉलिड एडजॉर्बेंट। ठीक है ना? The gas which is more easily liquefiable and more soluble in water is adsorbed more। ये तो पहले से बात हो गई है कि जो more easily liquefiable होंगी और more soluble होंगी वाटर में, वो एडजॉर्ब करेगी ज्यादा। जैसे अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, HCl गैस हो गया, एक्सेट्रा आर एडजॉर्ब मोर ऑन ए सॉलिड बिकॉज दे आर मोर सॉल्युबल इन वाटर एंड आर रेडिली लिक्विफाइड। ठीक है? द गैसेस N2 नाइट्रोजन गैस हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, मीथेन हो गया, C2H4 हो गया, इथीन एटसेट्रा आर नॉट लिक्विफाइड रेडली एंड आर वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है? दे आर लेस सॉल्युबल, दे आर लेस एडजॉर्ब्ड बाय द सॉलिड। द ईज, ध्यान से, द ईज विथ विच अ गैस कैन बी लिक्विफाइड इज डिटरमाइंड बाय इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। अभी हमने डिस्कस किया था, ग्रेटर द क्रिटिकल टेम्परेचर उतना ही आसान था, मोर रेडली द गैस इज लिक्विफाइड। मैं फिर बता रहा हूं कि टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है कि उससे ज्यादा टेम्परेचर अगर है आपके एनवायरमेंट का, क्रिटिकल टेम्परेचर मान लीजिए कोई किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर मान लीजिए 5 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर 6 डिग्री सेल्सियस पर, 6 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप काम कर रहे हैं और कितना भी हाई प्रेशर लगा देंगे गैस के ऊपर, वो लिक्विफाई नहीं करेगा। तो यानी अगर गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है तो आपके लिए आसान है, आपको टेम्परेचर कम करने के लिए अलग से आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मान लीजिए किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, सपोज 20 डिग्री सेल्सियस है किसी गैस का, तो आसान है ना? यानी 20 डिग्री सेल्सियस पर आप प्रेशर लगाइए तो 20 डिग्री सेल्सियस अचीव करना आसान है। वही -20 किसी का रहता क्रिटिकल टेम्परेचर, तो पहले -20 का मतलब अगर -19 भी है, तब भी तुम क्या करते हो, उसको कितना भी प्रेशर लगा लो, उसको तुम लिक्विफाई नहीं कर पाओगे। किसी का तो यानी जितना नीचे रहेगा उतना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और किसी का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है किसी गैस का, यानी उतना आसानी से लिक्विफाई कर लोगे। तो बच्चे उल्टा समझ लेते हैं कि किसी का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है तो बहुत मुश्किल से लिक्विफाई होगा। ऐसा नहीं है, क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है यानी वो आसानी से लिक्विफाई होगा, वो आसानी से लिक्विफाई हो जाएगा, क्योंकि उतना टेम्परेचर के लिए तुमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। ज्यादा टेम्परेचर है तो ये जितना तो क्रिटिकल टेम्परेचर किसी का ज्यादा है तो उतनी आसानी से वो क्या लिक्विफाई होती है। Critical temperature is the minimum temperature above which a gas cannot be liquefied however high pressure may be applied। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको समझना बहुत जरूरी था। तो critical temperature is the minimum temperature above which the gas cannot be liquefied however high pressure is applied। ठीक है? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। Among the above gases SO2 has highest critical temperature। तो जितने भी गैसेस होती हैं उसमें SO2 का जो है हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, और इसको जानना जरूरी है। ठीक है? इट इज लिक्विफाई रेडली एंड एडजॉर्ब मोर ऑन, इट इज हाईएस्ट होता है, इसलिए बहुत आसानी से क्या होता है, लिक्विफाई होता है। इट इज लिक्विफाइड रेडली और एंड इज एडजॉर्ब मोर ऑन अ गिवन सॉलिड।
सल्फर डाइऑक्साइड। H2 has lowest critical temperature. It is liquefied with very difficulty and is less adsorbed by H2 salt. It is important to know that chemisorption is very specific. It occurs only in those gases which form surface compound with the solid. There is no relation between the liquefaction of the gases and chemisorption. ये बता चुके हैं पहले भी, ठीक है। चलिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है हमारे एडजॉर्प्शन पर, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, adsorption is an exothermic process. Therefore, according to Lee-Chatelier principle, adsorption decreases with decrease in the temperature. क्योंकि वो हीट उगलता है, इसलिए टेम्परेचर कम करोगे तो वो बढ़ेगा। एंड डिसऑर्प्शन इज इनवर्स ऑफ द एडसॉर्प्शन। इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन? डिसऑर्प्शन। तो डिसऑर्प्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो डिसऑर्प्शन जो होता है वो क्या होता है? वो एडसॉर्प्शन का उल्टा होता है, यानी वो एंडोथर्मिक है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिसऑर्प्शन बढ़ेगा, यानी छोड़ के सरफेस उड़ेगा। डिसऑर्प्शन मतलब एडसॉर्प्शन का उल्टा। एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन, हीट ऑफ एडसॉर्प्शन इज इक्वल टू द चेंज इन द एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ द गैस इज एडसॉर्ब्ड ऑन एडसॉर्बेंट। यानी एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन का डेफिनेशन क्या है कि 1 मोल गैस अगर एडसॉर्ब होती है किसी एडसॉर्बेंट पे, तो जो हीट निकलती है या जो हीट एक्सचेंज होती है वो क्या होती है? एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन होती है, ठीक है। और आप जान रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो केमिसॉर्प्शन पहले बढ़ता है फिर घटता है, और हमारा जो फिजिसॉर्प्शन है वो घटता ही जाता है। इस पर भी डिस्कशन हम कर चुके हैं। 5वां पॉइंट है एक्टिवेशन ऑफ द सॉलिड एडसॉर्बेंट, यानी जो सॉलिड एडसॉर्बेंट है उसका एक्टिवेशन। क्या होता है एक्टिवेशन? एडसॉर्बेंट का एक्टिवेशन से हम क्या समझते हैं, तो इस पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, ये समझिएगा। देखिए, द साइट्स ऑफ द सॉलिड एट विच द गैस आर एडसॉर्ब्ड आर कॉल्ड एक्टिव साइट्स। तो आपको ये जानना है कि व्हाट आर एक्टिव साइट्स। एक्टिव साइट्स होती क्या है? तो एक्टिव साइट्स क्या होती है? जहां पर जाकर के हमारा एडसॉर्बेंट एडसॉर्ब होता है। तो द साइट्स ऑफ द सॉलिड्स एट विच द गैसेस आर एडसॉर्ब्ड आर कॉल्ड व्हाट? आर कॉल्ड एक्टिव साइट्स, ठीक। द एक्टिव साइट्स आर कॉर्नर्स, एजेस, पीक्स, क्रैक्स एटसेट्रा। ये एक्टिव साइट्स होते हैं। कॉर्नर्स होते हैं, एजेस होते हैं, पीक्स होते हैं और क्रैक्स होते हैं। The adsorbing power of a solid may be increased by several methods. तो adsorbing power कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं ये देखिए। The increase in the adsorbing power of the solid is called activation. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। What is activation? The increase in the adsorbing power of the solid is called activation. तो the adsorbing power of the solid of adsorbent may be increased. कैसे कैसे हम बढ़ा सकते हैं adsorbing power, वो देखेंगे बच्चों। By increasing the surface area of the solid. कैसे कर सकते हैं इसको? इट इज डन बाई फाइनली डिवाइडिंग द एडसॉर्बेंट। उसको हम फाइनली डिवाइड करते हैं, उसको हम ग्रैनुलर करते हैं। अब यहाँ पे देयर इज वन प्रॉब्लम इन इट। इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर तुम पाउडर बना दोगे ना तो उसमें गैस घुस ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। इफ द एडसॉर्बेंट इज मेड ऑलमोस्ट पाउडर, द पेनिट्रेशन ऑफ द गैसेस मे बी डिफिकल्ट एंड इट विल डिक्रीज द एडसॉर्प्शन। यहीं पे बात फंस जाती है। तो पाउडर नहीं होना चाहिए, एकदम पाउडर कर दोगे तो उसके अंदर गैस एंटर नहीं कर पाएगा, तो ग्रैनुलर होना चाहिए। बाय इंक्रीजिंग द एक्टिव साइट्स। एक्टिव साइट्स कैसे बढ़ाओगे? कैसे? बाय मेकिंग द सरफेस ऑफ द एडसॉर्बेंट रफ। यानी अगर सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट रफ कर देंगे तो एक्टिव साइट्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसलिए हमारा एडसॉर्प्शन अच्छा होता है। तो कई जगह आप देखे होंगे रगड़ते हैं उसको सैंड पेपर से, जिससे कि हमारा एडसॉर्प्शन क्या हो जाए? बढ़ जाए। बाय रिमूविंग द गैसेस ऑलरेडी एडसॉर्ब्ड, यानी हीट करके क्या करो आप, जो गैस ऑलरेडी एडसॉर्ब्ड है उसको निकाल दो। यानी जो एक्टिवेटेड चारकोल का नाम सुने होंगे तुम लोग। एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है? तो एक्टिवेटेड चारकोल होता है जिसको वैक्यूम में हीट कर देते हैं। वैक्यूम में हीट करते हैं तो सारे वैक्यूम में कोई गैस तो है नहीं कि जाके उस पर जो है रिएक्ट कर जाए। तो जितनी गैस एडसॉर्ब होती है वो क्या होती है? निकल जाती है, रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड चारकोल। तो द ऑलरेडी एडसॉर्ब्ड गैसेस ऑन चारकोल आर रिमूव्ड बाय हीटिंग इन वैक्यूम। चारकोल सो ऑप्टेड इज कॉल्ड एक्टिवेटेड चारकोल। तो एक्टिवेटेड चारकोल कैसे बनता है? जब हम चारकोल को वैक्यूम में हीट कर देते हैं और सारी गैसें उड़ जाती हैं, तो वो होता है एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है। चलिए, अगला है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यानी हमारा एडसॉर्प्शन पर इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये छठा पॉइंट है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर नहीं बदलना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। वही जो भी हम लोग कहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है तो हम प्रेशर लगा करके आसानी से क्या करते हैं? लिक्विफाई कर देते हैं, यानी एडसॉर्प्शन कर देते हैं। तो कांस्टेंट टेम्परेचर रखोगे, टेम्परेचर फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए। The adsorption of gas on a solid increases
विथ इंक्रीज इन प्रेशर। अच्छा, पहले क्या होता है, देखो x बाई एम क्या है, x बाई एम जो है, x जो है वो मास ऑफ द गैस एड्जॉर्ब है और m जो है मास ऑफ द एड्जॉर्बेंट है। तो मास ऑफ द गैस एड्जॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ द एड्जॉर्बेंट, यानी कितना गैस एड्जॉर्ब हो रहा है पर यूनिट मास ऑफ द एड्जॉर्बेंट, उसका ग्राफ है y पर, और p जो है वो हमारा क्या है, प्रेशर है, और पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम काम कर रहे हैं। यानी अगर देखो 195 केल्विन पे काम कर रहे हैं, 195 केल्विन पे काम कर रहे हैं, तो x बाई, और देखो यहाँ पर हाई टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं, तो लो टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं तो एड्जॉर्प्शन बहुत तेजी से हुआ है, बहुत तेजी से हुआ है, और प्रेशर के साथ साथ, ठीक है ना, ये हो गया। और जब हम टेम्परेचर हाई करते हैं 244 पे काम किए तो उतना तेजी से एडजॉर्प्शन नहीं हुआ, और फिर और टेम्परेचर हाई है 273 केल्विन, तो ठीक है, तो हाई टेम्परेचर पर हमारा जो एडजॉर्प्शन हुआ वो कम होगा, हम पहले जानते हैं, ठीक है। तो लो टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा है, और ये इस तरह का ग्राफ बनता है, यानी पहले थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन जाएगा, फिर कर्व जाएगा, फिर थोड़ा कांस्टेंट हो जाएगा। तो द फिगर शोज दैट इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वॉल्यूम, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वॉल्यूम, sorry, the figure shows that the effect of pressure on volume of N2 adsorbed by 1 gram of the activated charcoal at different temperatures, यानी 3 टेम्परेचर पे हमने 1 ग्राम जो है एक्टिवेटेड चारकोल लिया गया है, और उसको हमने क्या किया, उस पर हम N2 गैस का हम एड्जॉर्प्शन चेक कर रहे हैं। एट ए गिवन टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ N2 adsorbed increases with the increase in pressure. At low temperature, increase in the adsorption is rapid. At high temperature, the increase in the adsorption is slow. तो आप देख सकते हैं कि लो टेम्परेचर पर रैपिडली इंक्रीज कर रहा है, हमारा जो पॉइंट है ये रैपिडली इंक्रीज कर रहा है, आप देख सकते हैं साफ साफ। देखो, तो इस पे जो है ये रैपिडली इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे जो आपका जो ये है, जब लो टेम्परेचर पे हम काम कर रहे हैं तो रैपिडली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और जब वही हम टेम्परेचर कम, जब हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ग्राफ नीचे आ गया, नीचे से रहा है। तो जो हमारा वाई एक्सिस है वो x बाई एम है। x बाई एम का मतलब क्या हो गया कि द मास ऑफ द गैस एड्जॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ द मास ऑफ द गैस एड्जॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ द व्हाट, ऑफ द एड्जॉर्बेंट। तो जब कम टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो तेजी से प्रेशर बढ़ा रहे हो तो तेजी से बढ़ा, पहले तेजी से बढ़ा, फिर धीरे धीरे कर्व बनाते हुए कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो 195 केल्विन पे तेजी से बढ़ा है, फिर ऐसे हुआ है, फिर 244 केल्विन पे हुआ है, थोड़ा सा कम हुआ है, और फिर 273 पे और कम हो गया है, ठीक है बच्चों। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हैं इसको। तो ये हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर है। तो और टेम्परेचर, कोई भी ग्राफ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही होगी, और ये ग्राफ जो हमने दिखा है वो नाइट्रोजन गैस का है, जो कि 1 ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल पर डिफरेंट टेम्परेचर पे किया गया है, राइट। चलिए, अब आता है एक फ्रेंडलिच आइसोथर्म, फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। एक्चुअली ये जो यहाँ पर आइसोथर्म, ये जो ग्राफ देख रहे हो ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पर है, इसी को हम कहते हैं आइसोथर्म। जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो भी ग्राफ चल रही है वो आइसोथर्म है। आइसोथर्म का मतलब हो गया कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किया गया काम। तो 195 केल्विन पे जो काम किया, जो ग्राफ है वो भी क्या है, वो एक आइसोथर्म है। जो हमारा 244 पे जो ग्राफ है वो भी वो एक आइसोथर्म है, और जो 273 पर जो ग्राफ है वो भी एक आइसोथर्म है। तो हमारा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किया गया काम जो है वो आइसोथर्म है, राइट। चलिए देखिए, इसमें फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे बच्चों। फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, the quantity of the gas adsorbed by given mass of the adsorbent, the quantity of the gas adsorbed by given mass of the adsorbent is depend upon the temperature and pressure। तो टेम्परेचर और प्रेशर पर हमारा डिपेंड करता है क्या, जो क्वांटिटी जो है एड्जॉर्ब होती है, किसकी, एड्जॉर्बेंट की, सॉरी एड्जॉर्बेट की, एड्जॉर्बेंट के ऊपर, ठीक है। तो द क्वांटिटी ऑफ द गैस एड्जॉर्ब बाय द गिवन मास ऑफ द एड्जॉर्बेंट इज डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं उसको। तो द क्वांटिटी ऑफ द गैस एड्जॉर्ब बाय द गिवन मास ऑफ द एड्जॉर्बेंट इज डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। मैं अंडरलाइन कर देता हूं इसलिए कि आप लोगों को थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए चीजों को। It has been found that adsorption of the gas on a solid surface increases with increase in pressure at constant temperature, but the increase in the adsorption is not directly proportional to the pressure applied। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस ग्राफ में देख सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो सीधे स्ट्रेट लाइन जाती, यानी प्रेशर भी अगर जैसे से बढ़ा रहे हो, एक्स एक्सिस प्रेशर बढ़ा रहे हो तो बढ़ा है, फिर एक बार कर्व होकर के फिर कांस्टेंट होता गया है। यानी हमारा जो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर प्रेशर बढ़ाते हैं
तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यही फ्रेंडलिच आइसोथर्म है। फ्रेंडलिच जो है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इसे कहते हैं। इट हैज बीन फाउंड दैट एडजॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन सॉलिड सरफेस increases with the increase in pressure and constant temperature, but the increase in adsorption is not directly proportional to the pressure applied. Freundlich gave the following relation known as Freundlich adsorption isotherm. तो फ्रेंडलिच ने क्या किया, रिसर्च किया इस पर, और आप रिसर्च करके एक रिलेशन दिया कि किस तरह से इसको हम समझा जाए। तो देखिए x बाई एम जो हम देखे हैं इज इक्वल टू k के पावर, भाई हमारा जो है प्रोपोर्शनल तो है प्रेशर के, लेकिन डायरेक्टली नहीं है, डायरेक्टली नहीं, 1/n। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब 1/n की वैल्यू समझिएगा, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। x क्या है, मास ऑफ द गैस एडजॉर्ब, यानी एडजॉर्बेट जो हो रहा है। m क्या है, मास ऑफ द सॉलिड एडजॉर्बेंट, ठीक है। x/m द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन भी कहते हैं, यानी मास ऑफ द गैस एडजॉर्ब पर ग्राम ऑफ द सॉलिड एडजॉर्बेंट, यानी कितना मास गैस का एडजॉर्ब हो रहा है पर ग्राम ऑफ द सॉलिड एडजॉर्बेंट। p जो है बच्चों प्रेशर ऑफ द गैस अप्लाइड है, k जो है वो कांस्टेंट है, और n भी क्या है, कांस्टेंट है। तो k एंड n आर कांस्टेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड फॉर ए पर्टिकुलर एडजॉर्बेंट एंड गैस, यानी किसी पर्टिकुलर एडजॉर्बेंट के लिए, पर्टिकुलर गैस के लिए k और n क्या है, कांस्टेंट है। अब देखो सिंस n इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, ध्यान से n जो है वो क्या है, बड़ा है, therefore x/m does not increase rapidly। 1/n n जो है वो क्या है, 1 से, जो n अगर 1 से बड़ा है तो p के पावर क्या होगा, p के पावर 1 से छोटी नंबर आएगी, ओके। p इट इज एविडेंट फ्रॉम द कर्व बिटवीन p एंड x/m। अब देखो हम क्या करें, अगर हम लॉग ले लें दोनों साइड पे, जो हमारा ये है, ये हमारा इक्वेशन है, इस पे हम लॉग ले लें दोनों साइड में, तो क्या आएगा, log x/m और log k इंटू log p था, p के पावर n था, तो दोनों प्लस लाएंगे तो log k अलग हो गया, log p के पावर 1/n था, तो 1/n पावर में आगे आ गया और log p हो गया, ठीक है। आप समझते हैं कि जो पावर होता है वो आगे आ जाता है, इतना log आप जानते होंगे, ठीक है बच्चों। तो log, ये हमारा log x/m, तो यहाँ पे log लगा दिए, और log k इंटू p, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं समझ पाते होंगे उनके लिए। log x/m तो हो गया इज इक्वल टू log k इंटू p के पावर 1/n। ये हमारा रिलेशन फ्रेंडलिच ने दिया था कई सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद। तो log, मेरे फोटो के नीचे आएगा ये चीज, मैं यहां लिख रहा हूं, तो log k प्लस log p के पावर 1/n, तो हम log k प्लस 1/n और log p लिख सकते हैं, वही लिखा है, वही 1/n log p और log k, इसी को लिखा है, ठीक है। ये रिलेशन आ गई, तो इट इज सिमिलर। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू mx प्लस c से हम क्या समझ सकते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, जो y एक्सिस पर है वो, जो x एक्सिस पर है वो, और जो c जो हमारा इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो हमारा y इज इक्वल टू क्या हो गया, y हमारा log x/m जो है y हो गया, और हमारा 1/n log जो हो गया वो m हो गया, और p हमारा जो है प्रेशर जो है x एक्सिस पर है, और log k जो हमारा इंटरसेप्ट है, ठीक है बच्चों। ये चीज हो गई, देखिए यहां पर समझिए, हमारा log k जो है वो इंटरसेप्ट है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं log x/m इज इक्वल टू 1/n log p प्लस log k। तो 1/n log जो है ये हमारा क्या है, ये स्लोप है, तो 1/n जो हमारा ये है स्लोप है, और log p हमारा क्या है, log p इज द 1/n इज स्लोप, नॉट 1/n log p, 1/n इज स्लोप, 1/n इज स्लोप, और log p जो है वो x एक्सिस है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू m जो हमारा स्लोप है, x log p है, प्लस c हमारा जो है वो क्या है, इंटरसेप्ट है, तो ये इंटरसेप्ट होता है c, ठीक है। तो लीनियर ग्राफ बिटवीन जो है x/m वर्सेस log p, अगर log के बीच लोगे तो लीनियर ग्राफ मिलेगा, लेकिन अगर ऐसे लोगे x/m लोगे तो लीनियर ग्राफ नहीं मिलेगा, आपको एक इस तरह का ग्राफ मिलेगा, कर्व वाला, ठीक है ना। अब इसमें देखो 3 पोर्शन है, एक तो पोर्शन a है, दूसरा पोर्शन b है, और तीसरा पोर्शन c है। अब इसमें देखिएगा जो a वाला पोर्शन है वो स्ट्रेट लाइन है, यानी x/m
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी है, के पी, यानी पी के पावर 1 है, यानी 1/n इज इक्वल टू 1 आ जाए, इसका मतलब क्या है, n इज इक्वल टू 1 आ रहा है। यानी हमारा जो पहला पोर्शन है, जो हमारा स्ट्रेट लाइन पहला जा रहा है, जो हमारा पहला स्ट्रेट लाइन जा रहा है, इसमें जो n की वैल्यू है, इसमें जो n की वैल्यू है वो क्या है, वो है 1। तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है। देखिए इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूं। ये है, तो इसके लिए हमारा ये पोर्शन हो गया, n इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब जो c वाला पोर्शन है, ये आपका जो है ये कांस्टेंट चला जा रहा है, p के पावर 0 है, मतलब कि x/m को p से कोई मतलब नहीं। तो p के पावर 0 कब आएगा, जब 1/इनफाइनाइट करोगे तब आएगा 0। किसी के पावर इनफाइनाइट करते हो तो 0 आता है। यानी इस वाले c वाले पोर्शन में जो हमारी वैल्यू है वो क्या है, n की वैल्यू इनफाइनाइट है। c वाले पोर्शन में n की वैल्यू क्या बच्चों, इनफाइनाइट है। तो ये वाला हमारा क्या पोर्शन है, ये a वाला पोर्शन है। c वाले में देखिए 1/n इज इक्वल टू 0 मीन्स n इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ये c वाला पोर्शन है। और b वाला जो पोर्शन है वो n की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट और 1 के बीच में है। ठीक है बच्चों, इनफाइनाइट और 1 के बीच में, यानी 1 से बड़ी ही वैल्यू है, कम नहीं है, वही बात वहां पे कह रहे हैं। ठीक है ना, तो b में जो है वो क्या है 1, जो हमारा b पोर्शन देखेंगे, b वाला मेरे फोटो के पीछे छुप रहा है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं जैसे b इज इक्वल टू, b वाले पोर्शन में जो हमारे n की वैल्यू है बिटवीन 1 एंड इनफाइनाइट, ये हो गया, जिसमें एक हमारा कर्वी पाथ मिल रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना बच्चों। तो ये देखिए ये हमारा b वाला पोर्शन, तो b वाला पोर्शन, ये b वाला पोर्शन, ये a वाला पोर्शन है, ये हमारा c वाला पोर्शन। सैचुरेशन प्रेशर जो है, जब वो व्हाट इज सैचुरेशन प्रेशर, ऐसा प्रेशर जिसके पास प्रेशर का कोई इफेक्ट ना रह जाए एडजॉर्प्शन पे, उसी को बोलते हैं हम सैचुरेशन प्रेशर। ये भी ध्यान रखिएगा। तो इट इज सिमिलर टू द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस c, thus a plot of log x/m against log p will be a straight line. The slope of the line is equal to 1/n and intercept of the y-axis is equal to log k. ये हम समझ लिए। The curves obtained by plotting the extent of the gas adsorbed x/m, the pressure of constant temperature, is called adsorption isotherm. तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या था, कि जो हम ये x/m और प्रेशर के बीच में एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ग्राफ खींचते हैं, वही एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहलाता है। द टर्म आइसोथर्म इज यूज्ड व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ये मैंने पहले बताया कि जब टेम्परेचर किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब हम काम करते हैं तो उसको बोलते हैं आइसोथर्म। और जब कांस्टेंट प्रेशर पे काम करते हैं तो आइसोबार बोलते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम करते हैं तो आइसोकोर बोलते हैं। ये सब आप जानते हो, ठीक है ना, जानना चाहिए। कर्व में भी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स A, B एंड C, जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो कोई दिक्कत कोई कष्ट होगा तो पूछना मुझसे, इसको कोई कष्ट होगा तो जरूर पूछना मुझसे, कमेंट में जरूर डालना। ठीक है जी। अब देखो पार्ट ए, वेयर प्रेशर इज लो, इट इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन, हेंस एट लो प्रेशर। जहां पे पार्ट ए है बच्चे, पार्ट ए जो है, जो यहाँ पर लो प्रेशर है, ये वाला, ये जो पार्ट ए है, ये जो पार्ट ए वाला जो मैं कलर किया हूँ, ये यहाँ पे प्रेशर बहुत लो है, तो कह रहे हैं लो प्रेशर पे है, तो प्रेशर लो है, तो यहाँ पे x/m प्रोपोर्शनल टू क्या है, p है, और x/m इज इक्वल टू kp है। पार्ट सी करें जहां प्रेशर हाई है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस, दिस शोज दैट x/m डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर। यहाँ पर जब बहुत हाई प्रेशर कर दोगे तो उस पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। PS इज द सैचुरेशन प्रेशर बियॉन्ड विच x/m। तो व्हाट इज सैचुरेशन प्रेशर? सैचुरेशन प्रेशर क्या है? ऐसा प्रेशर जिसके ऊपर x/m यानी एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंडिपेंडेंट हो जाए प्रेशर की, उसी को बोलते हैं क्या, सैचुरेशन प्रेशर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पार्ट बी क्या है, इंटरमीडिएट प्रेशर, x/m प्रोपोर्शनल टू p के पावर 1/n, या x/m इज इक्वल टू ये, ठीक है, kp के पावर n। द फैक्टर 1/n कैन हैव वैल्यूज बिटवीन 1 and 0। देखो ध्यान से, thus the equation hold good over a limited range of the pressure when 1/n is equal to 0। अब देखो 1/n is equal to 0 का मतलब क्या, n is equal to what, 1/n is equal to यानी n is equal to infinite। ठीक है, और जब 1/n is equal to 1 है, इसका मतलब n is equal to 1 है। ठीक है बच्चों,
ये इंपॉर्टेंट चीज हमने पहले डिस्कस कर लिया है। तो 1/n इज इक्वल टू 0 करना है। अगर पावर 0 करना है, बिगिनिंग में देखो क्या है, यहाँ पे क्या है, पावर 0 है स्टार्टिंग। ये वाला पावर जो है, जब किसी के पावर p के पावर 0 कर दोगे, p के पावर 0 कर दोगे यहाँ पर, सॉरी c में p के पावर 0 का मतलब कि p पर कोई डिपेंडेंसी ही नहीं। तो 0 कब होगा, 1/n 0 कब होगा, जब n की वैल्यू इनफाइनाइट कर दोगे तब, ठीक है। और 1/n, अब p के पावर 1 कब हो जाएगा, 1/n इज इक्वल टू 1 कब होगा, जब n की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। और उसके बीच का वैल्यू जो है 1 से इनफाइनाइट के बीच की वैल्यू, राइट। चलिए, एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशंस। तो इतना जो है यहाँ तक फ्रेंडली आइसोथर्म्स तक, फ्रेंडली आइसोथर्म्स तक जो है हमारे ये था, हमने आज जो किया है, ये फ्रेंडली आइसोथर्म तक हमने किया है। और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट अपना जो मेरा टॉपिक में नेक्स्ट जो क्लास रखूंगा, इसके बाद मैं अगला जो है रिकॉर्डिंग उसमें करके भेज दूंगा। और आपके लिए सरफेस केमिस्ट्री पूरा बढ़िया से, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने नोट्स बनाया हुआ है, और एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से है। पहली बात, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से है, और एक्स्ट्रा चीजें भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो आपका एक परफेक्ट तरीके से एनसीईआरटी भी खत्म हो रहा है। तो जो मैं एनसीईआरटी पोस्टमार्टम सीरीज के अंतर्गत ही इसको रख रहा हूँ। और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, जो हम एनसीईआरटी ओपन करते थे तो उसमें बड़ा डिस्टर्ब होता था, एनसीईआरटी पेज को ओपन करना, उसको चलाना, तो थोड़ी सी दिक्कत आती थी। इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया है कि एनसीईआरटी की लाइंस को ही इस तरह से हमने निकाल करके और इस तरह से बना लिया है। थोड़ी मेहनत मेरी गई है, क्योंकि उसको पीडीएफ डाउनलोड कर दो, कोई मेहनत नहीं है, यहाँ पे बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपसे बस इतनी गुजारिश है कि उसको आप मेहनत को जो है समझिएगा और देखिएगा पूरा वीडियो, और कायदे से उस पर जो है आपको जो डाउट होंगे वो पूछिएगा, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। डाउट पूछेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपने पढ़ा है, क्योंकि पढ़ने के बाद बच्चे जब डाउट पूछते हैं तो अच्छा लगता है, इससे महसूस होता है कि हाँ उन्होंने पढ़ाई किया है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों। आज जो है हमारा इंटरनेट की फैसिलिटी खराब गड़बड़ होने की वजह से मैंने रिकॉर्ड किया वीडियो, लेकिन फिर भी बहुत इफेक्टिव तरीके से मैंने, क्योंकि इसमें बहुत टॉपिक्स जो है ऐसे नहीं है जिसको बहुत डिटेल में समझाया जाए, लेकिन जो समझाने वाली जितनी चीजें हैं मैंने आपको उसको अच्छे से समझाया है, उसको समझा करके आप मैंने कंप्लीट किया है। तो जरूर उसको आप इसको कायदे से देखिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।